Why? I'm covering the. Yes, good evening to all of you. Hearty welcome on behalf of DSPPL. आप सब लोगों का ये न्यू सीरीज में स्वागत है। न्यू मून और फुल मून सीरीज ये DSPPL के मंच द्वारा शिक्षा के प्रति, ओवरऑल पर्सनालिटी के प्रति, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जो भी DSPPL काम कर रहा है उसके माध्यम से समाज के विभिन्न लोगों को, विभिन्न एक्सपर्ट्स को ये फोरम पे बुलाना और मार्गदर्शन का फायदा हम सब उठा सके, इसके लिए ये DSPPL ने फोरम शुरू किया है। फोरम बेसिकली सब लोगों के लिए एक वेलकम है। मैं आग्रह करूंगा कि आप सब लोग ये फोरम पे जरूर आना, क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट्स को हम बुला रहे हैं, जैसे प्राचीताई इज गेस्ट फॉर द टुडे। प्राचीताई, आर यू अवेलेबल? Pranjal, I think we need to make her co-host. Her mic is muted. Actually, start to unmute. Just yeah. She has been made co-host. Okay. Actually, Prachita is currently in Abu Dhabi. जब मैंने उनको फोन किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि ये फोरम पे आपको बोलना ही है, आप कृपया करके अरेंजमेंट करें, तो प्राचीता हैप्पीली सेड यस, डेफिनेटली लाइक टू टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर फोरम। जैसे मैंने कहा कि DSPPL इज वर्किंग फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड द यूथ, तो उसी माध्यम से समाज के लिए एक उपयोगी करने के लिए ये न्यू मून और फुल मून सीरीज की शुरुआत की गई, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं जो हमें गाइडेंस दे सके, जो हमें और अच्छी चीजें बता सके। इस फोरम में हर 15 दिन बाद न्यू मून और फुल मून पे अलग अलग विषयों के लिए एक्सपर्ट्स आने वाले हैं, जैसे कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स who will be giving us guidance as relating to, even though he is from the commerce background, how he became a successful pharma industrialist. Similarly, sports background के भी लोग आने वाले हैं who are currently doing a great job in the corporate finance, और वो हमें बताएंगे कि स्पोर्ट्स का, खेल का भी कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारे ओवरऑल करियर डेवलपमेंट में। उसके बाद हेल्थ के प्रति, हेल्थ रिलेटेड ऑल्सो, हेल्दी लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, इसके रिलेटेड जानकारी देने के लिए एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर और भारत का एक नंबर 1 आयुर्वेदिक मेडिसिन कैलाश जीवन, उसके जाने माने डायरेक्टर, ही विल ऑल्सो बी ज्वाइनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर फोरम।
तो कोशिश ये है कि अलग अलग एक्सपर्ट्स को ये न्यू मून और फुल मून के फोरम पे हम इनवाइट करने वाले हैं और उनसे मार्गदर्शन लेने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है, इस फोरम इज बेसिकली ओपन टू ऑल। ऐसा नहीं है कि अगर आप DSPPL के प्रोग्राम में और या DSPPL से जुड़े हो तो ही आप इस प्रोग्राम में आ सकते हो। इस फोरम इज बेसिकली व्हाट यू कैन से, इट इज अ ओपनिंग और इट इज अ वेलकम अवेलेबल टू द एंटायर वर्ल्ड। कोई भी इस माध्यम से इस फोरम पे हो सकता है। जस्ट अ मिनट, आदित्य भाई इज ट्राइंग टू कॉल मी, जस्ट अ मिनट। Yeah, Aditya, you can unmute yourself. Yes, thank you. Yes. I think after some technical struggle, thank you very Yes. much for joining on this particular forum. Hearty welcome once again on behalf of DSPPL. आज की व्याख्याता अदिति नातू, प्राचीताई, fondly referred as। तो प्राचीताई, आपका ये फोरम में स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं थोड़ा उनके बारे में बताऊंगा। प्राचीता इज बेसिकली मास्टर ट्रेनर और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में वो एक्सपर्ट है। MA फिलॉसफी उन्होंने किया और उसके साथ ही संगीत विशारद भी वो है। उसी के साथ डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी और डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो बहुत ही बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज हमारे साथ है। It is proud privilege of DSPPL to welcome आदिति ताई। 1990 से वो इस क्षेत्र से जुड़ी है और काम कर रही है। महाराष्ट्र बाल शिक्षण परिषद, जो एक राज्यव्यापी, महाराष्ट्र राज्य का एक बहुत राज्यव्यापी एक संस्था है जिसकी वो मेंबर है, उसकी सेक्रेटरी रही है और 2002 से लगातार वो इस संस्था के माध्यम से काम कर रही है। Another important name is a Gram Mangal, a very well-known NGO in Maharashtra, which is dedicated to providing quality education. और प्राचीताई वहां पे सेक्रेटरी रही है, वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट्स रही है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर रही है। आप सब लोगों को बताने में मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है कि आज की ये जो व्याख्याता है प्राचीताई, इन्होंने 5000 से ज्यादा टीचर्स को आज तक ट्रेनिंग दिया है। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनिसेफ, YCMOU, MSCRT, साथ ही रिसोर्स पर्सन के तौर पे काम करती है। बहुत सारा उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम रिलेटेड बुक्स का भी निर्माण किया है। कलानुभव, प्रकल्प पद्धति, मेंदु संशोधन और शिक्षण, बहुत सारे आर्टिकल्स मैगजीन में लिखे हैं। टेक महिंद्रा ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया था महाराष्ट्र में, पूना के यहाँ पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जितने भी स्कूल्स है उतने स्कूल्स के टोटल एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए वो काम भी प्राचीताई ने। प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र, इसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर कंटिन्यूअसली 27 डेज प्राचीताई ने शिक्षकों का ट्रेनिंग लिया है और 1000 से भी ज्यादा ZP स्कूल्स में, जिला परिषद स्कूल में उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन के लिए एफर्ट्स लिए हैं।
शायद ही महाराष्ट्र का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में प्राचीताई ने ट्रैवल नहीं किया ये काम के लिए. सो वी आर वेरी प्राउड, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव प्राचीताई एज टुडेज स्पीकर. एंड प्राचीताई, वंस अगेन वेलकम टू यू. और आज का आपका जो टॉपिक है, टीचिंग वर्सेस क्रिएटिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन स्कूल्स एंड होम. क्या सिखाना इस तरह की कुछ चीज सच में अस्तित्व में है, या बच्चे या कोई भी इंसान अपने आप सीखता है और शिक्षक के तौर पर या पेरेंट के तौर पर सीखने के लिए अवसर पैदा करना, इतना ही हमारा काम है. इसके बारे में कृपया आज आप मार्गदर्शन करें. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द फोरम एंड द फोरम इज नाउ ओपन टू यू. थैंक यू. थैंक यू प्रांजल जी. DSPPL के सभी वॉलेंटियर्स, आज उपस्थित पेरेंट्स, टीचर्स, आदरणीय गुरुजी, सबको मेरा प्रणाम. आज का मेरा टॉपिक है टीचिंग वर्सेस क्रिएटिव लर्निंग. ऐसा टीचिंग में क्या है कि वो छोड़ के हम क्रिएटिव लर्निंग के पास जाए, यही मेरे लिए पहला सवाल है. टीचिंग क्यों करते हैं लोग, क्यों सिखाते हैं सबको? मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी कोई विद्या है जो गुरुमुखी विद्या बोलते हैं, जैसे कि गाना है, जैसे कि संस्कृत का उच्चारण है. उनके लिए तो गुरुजी आवश्यक ही है, उनके पास से ही हमें सीखना है. लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है कि बच्चा अपने आप सीखता है, उसे कोई वो सिखाता नहीं है. अभी हम छोटे बच्चों की तरफ देखें तो जन्म के बाद 1-2 दिन लगता है उसको दूध पीने के लिए. जो टाइम लगता है सक करने के लिए, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है. 2 दिन के बाद वो दूध पीना शुरू करता है. मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, ओके. वो दूध पीना शुरू करता है. वैसे ही बच्चा जब आगे बढ़ता है, चलने लगता है, बोलने लगता है, तो उसको कौन सिखाता है? अभी मेरा पोता यूएस से आया है, वो अभी 2 साल का ही नहीं है. वो सब प्रेपोजिशंस यूज करता है, सिंगुलर प्लूरल उसको अंग्रेजी में सब आता है. वो मुझे इतनी बातें बताता है, इतनी उसकी वोकेबलरी बढ़ी है, मैं अचरज में पड़ती हूँ कि ये सब वो कैसे जानता है. यही इसका कारण है कि उसको कोई सिखाता नहीं है, वो अपने आप सीखता है. जो नया वर्ड सीखता है वो यूज करके देखता है. परसों मैंने उसको बोला, टेबल पे कुछ तो रखा था, तो मैंने बोला ये अननेसेसरी है, ये क्यों यहाँ रखा? तो वो ही अननेसेसरी वर्ड उसने उठाया और हर एक चीज को उठा के मुझे वो पूछ रहा है, अननेसेसरी है, ये अननेसेसरी है. देखो बच्चा कैसे सीखता है. तो उसको कोई सिखाता नहीं है. तो फिर हम क्यों ऐसे पीछे पड़े हैं बच्चों के कि हम सिखाए और बच्चे सीखे? ऐसा कुछ नहीं है, ये हम पहले ध्यान में रखेंगे. इसके लिए तो हमारे मन की बहुत तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम टीचर होते हैं, जब मैं भी पहले टीचर थी, टीचर्स को सिखाती थी, तो सब सामने जो सब टीचर्स आते थे ना, तो हर एक टीचर ऐसे ही बोलते थे कि हम सिखाते हैं बच्चों को, तभी बच्चे सीखते हैं, हम सिखाते हैं. तो हम ऐसे सवाल पैदा करते थे कि ये किसने सिखाया बच्चों को, ये किसने सिखाया बच्चों को. तो बार में वो सोचने लगते थे और मैं बोलती थी कि ये आपका अहम है कि मैं सिखाता हूँ. ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा अपने आप सीखता है. आप जरूर उनकी मदद करते हैं, आप जरूर उनके लिए कुछ वातावरण, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं और उसमें बच्चा सीखता है. तो बच्चों की सीखने की जो आदत है, जो उर्मी है, वो जन्म से ही पैदा होती है और तभी से उनका सीखना शुरू हो जाता है. आज भी आप देखिए कि अभी तो मैं रिटायर्ड होने के बाद मैंने क्विल्टिंग शुरू किया. मेरे को खाली सिलाई आती थी, बाकी कुछ नहीं आता था. लेकिन यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस देख के मैं अभी अच्छी तरह से क्विल्टिंग सीख गई और मैं अभी अच्छे क्विल्ट्स बना सकती हूँ. एक मेरे पहचान वाले हैं, उनको पेंटिंग के बहुत बहुत शौक था, पेंटिंग का, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं था. रिटायरमेंट के बाद ऐसे ही बोल रहे थे, तो मैंने बोला कि बॉब रॉस करके है, वो बहुत अच्छे पेंटर है, आप उनके वीडियो देखिए.
तो उन्होंने शुरू किया और परसों हमारे घर आए तो इतने सारे पेंटिंग्स लेके आए। किसने सिखाया उनको पेंटिंग? वो अपने आप ही सीखे हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सीखना ये हमारी अंदर की बात है और अंदर से ही सब कुछ बाहर आता है। इसलिए सिखाने की कुछ जरूरत नहीं है। यदि आप इंटरनेट पे जाए और टीच और लर्न ऐसे दो शब्द का एक फोटोग्राफ है वहां, वो देखे तो बिल्कुल वो उल्टा रिफ्लेक्शन हो जाता है। टीचिंग ऊपर आता है, लर्निंग नीचे आता है। तो ये आप समझ लीजिए कि कोई किसी को सिखाता नहीं है, बच्चे अपने आप ही सीखते हैं। तो फिर अपने आप बच्चे सीखते हैं तो स्कूल किस लिए? स्कूल में क्यों जाना? घर में भी बच्चा सीख सकता है। हाँ हाँ, सीख सकता है, जरूर सीख सकता है। लेकिन अब हम बड़े हो गए, हम अभी समाज में रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ हमारे कुछ ना कुछ तो संबंध रहते हैं। तो बच्चों को ये सब आदत पड़ने के लिए, बच्चों को उनका पीयर ग्रुप मिलने के लिए, बच्चों को कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए, खेल कूद में बाकी के बच्चे शामिल होने के लिए उनको स्कूल की जरूरत है। उनको एक ऐसा ग्रुप चाहिए, स्कूल ही चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन उनको ग्रुप चाहिए। वो ग्रुप में जाएंगे तो सब सीखेंगे ना, वो हैबिट्स के, गुड हैबिट्स क्या है, अच्छे अच्छे तरीके से लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है, ये सब सीखेंगे। इसलिए उनको ग्रुप तो चाहिए ही। इसलिए स्कूल में भेजना है या ऐसी जगह पे भेजना है कि उनके पास उनके एज ग्रुप वाले बच्चे हो। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो हम क्या समझते हैं कि अब ये सभी जिम्मेदारी है वो टीचर की है, वो टीचर सिखाएगी और टीचर जो सिखाएगी वो हम घर में आके देखेंगे कि क्या सिखा रही है, और वो ही उसके बाद एग्जाम्स होगी, एग्जाम्स में पता चलेगा कि क्या बच्चों को आता है क्या नहीं आता है, और उसके बाद हम फिर से बच्चों प्रचुर अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। I think she has done it. She has just to speak now. I think again there is some connectivity issue. I think Pranjal, we can continue the subject till she joins. Okay, sir. Is it okay? Yeah, please, please. Yeah, basically, जब हम बच्चे थे ना, when I was in 60s and 70s, स्वामी विवेकानंद, उनका नाम आज भी है, उनके कोट्स आज भी आते हैं। लेकिन वो 20 बरस के 60s and 70s में, there was one very famous quote of Swami Vivekananda, which used to come everywhere, and that was, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, everything is lost. I don't know, suddenly this particular quote is missing for the last 3 decades. And I think that could be the cause of the whole mess in the field of education. And if you look at that, education and health, ये दो बहुत important अहम ऐसे हमारे pillars हैं, जिसके ऊपर हमारा पूरी जिंदगी अवलंबित रहती है।
नहीं, आज हम हेल्थ में क्राइसिस में जा रहे हैं, एजुकेशन में इवन मोर क्राइसिस में जा रहे हैं. जैसे अभी प्राची ताई बता रही थी, आदिति ताई बता रही थी, फॉर द सेक ऑफ नेम, कि टीचिंग का पर्पस क्या है. As I have understood for the last 3 decades of teaching, basically develops a character. You know, स्कूल का मतलब होता है, स्कूल provided one environment जहाँ character build up होता है. यानी स्कूल was a miniature world. जो बड़े दुनिया में जाने के पहले छोटे दुनिया में प्रैक्टिस होती थी. It was a laboratory of the world. नहीं, अलग अलग किस्म के बच्चे, अलग अलग किस्म के टीचर्स, अलग अलग किस्म के पालक लोग, अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट्स. So you have to adjust to many things. That adjustment actually builds up your character. नहीं, आज हम देखते हैं कि 24 जो हमारे पहलू हैं, विजडम का व्हील ऑफ विजडम वी नॉर्मली से, they're all actually building up character. And if that character is missing, I think humans cannot progress more. No, that is the whole idea. Or character is missing today in the world. और आज मेरी ख्याल से स्कूल की ज्यादा जरूरत है. भले स्कूल की तरफ नहीं काम कर रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम, बट दैट शुड नॉट मेक स्कूल रिडंडेंट. द स्कूल अथॉरिटीज, द स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैव टू इम्प्रूव. समवेयर अगर आप देखते होंगे 40-50 बरस पहले द स्टूडेंट वाज द सेंटर पॉइंट ऑफ एजुकेशन. 30 बरस पहले इट शिफ्टेड टू टीचर्स, एंड फॉर द लास्ट 20 years इट शिफ्टेड टू इंस्टीट्यूशन. सो कहीं पे स्टूडेंट के लिए ये सारा माहौल है, ये हम भूल गए. आई थिंक स्कूल शुड बी इवन मोर. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोग बोलते हैं कि स्कूल्स बंद करने का समय आया. सी, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल इज नॉट बैड, बट द वे इट इज इम्प्लीमेंटेड इज डेफिनेटली नॉट गुड. तो कहीं पे एक ध्यान में रखना चाहिए. वी नीड स्कूल्स, वी नीड गुरु स्कूल्स, वी नीड गुरुकुल्स. नो, वी नीड दिस काइंड ऑफ स्कूल्स वेयर चाइल्ड कैन डेवलप हिज कैरेक्टर. नहीं, होम स्कूलिंग वगैरह सब ठीक है, लेकिन उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगा. He will be an excellent scholar. He will be a smart child, but he will not be a wise child. नहीं, smart wisdom बन जाता है. I think Aditi ji has come back, so I will not take time. It was just something that I wanted to bring to your notice. जब से आदिति जी कुछ बोल रही थी, टीचिंग का मतलब क्या है, मेरा समझना है, टीचिंग का मतलब is building up character. Coming back to Swami Vivekananda, if character is lost, everything is lost, and we are in that process of getting everything lost. Are you getting this point? So teaching is not about subject. Teaching is about creating that character. You know, have the patience, the respect. No, somewhere it is missing in today's generation because the schools are not delivering that character building. Schools are trying to teach the subjects. They are in the rat race. कि हमारे 91% मिलने वाले इतने हैं. No, हमारे मेरिट में इतने आ गए. It's a numbers. जैसे तुम numbers में डालोगे, everything becomes limited. And teaching is an unlimited phenomenon. जैसे अदिति जी ने अभी बताया कि इट इज क्रिएटिविटी हैज नो नंबर्स. जैसे तुम क्रिएटिविटी में नंबर डालने शुरू हो गए, इट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंडस्ट्री, एंड एजुकेशन इज डेफिनेटली नॉट इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में मौजमाप होते हैं, इतने प्रोडक्टिव होती है, एफिशिएंटली होती है. सो आई थिंक विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट अस लिसन टू आदिति जी. नाउ शी इज बैक. थैंक यू आदिति जी फॉर गिविंग मी सम टाइम. या, गो अहेड. Probably she is still muted, Pranjal. Sir, I have made her co-host. I think there is an issue with her bandwidth. Alternatively, she can keep the video off. That may be an alternative. I think let her choose one of these, so the lecture can. Yeah. Sir, I think she's once again disconnected. Okay, so what do we do? Sir, you can continue. I think परमात्मा की इच्छा है कि मैं आज बोलूं. Yes.
कि हमें मराठी में बचपन में एक कविता हुआ करती थी, नव्या दमाचा नव्या मनूचा शूर शिपाई आहे. इट वॉज अबाउट द यूथ दैट टाइम, कि यूथ कैसा होना चाहिए, वो दम होना चाहिए, है ना, वो शूर होना चाहिए, वो एक आधार होना चाहिए. So, हमारे बचपन में हमने देखा कि कोई भी एक 17, 18, 20 वर्ष का लड़का है और एक छोटी लड़की को 7, 8, 10 वर्षों की, 12 वर्षों की बच्ची को शाम को बाहर जाना है, तो घर वाले क्या बोलते थे, अरे इसको बुलाओ, इसके साथ जाएगी. व्हाट अ कॉन्फिडेंस दे हैड इन द यूथ. मेरा सवाल है कि आज वो कॉन्फिडेंस यूथ के साथ है या नहीं. दैट वाज अ कैरेक्टर. वो जिम्नेशियम में जाता था, बट ही नेवर ट्राइड टू शो द मसल, ही वांटेड टू बी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड. आज हम बोटॉक्स लेते हैं और कुछ पाउडर लेते हैं, वी ट्राई टू बिल्ड अप मसल टू शो. दे नेवर वांटेड टू शो, दे वांटेड टू बी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड. सो कहीं पे कैरेक्टर वो ऐसा डेवलप किया था एजुकेशन ने. अनफॉर्चुनेटली वी वेंट अवे फ्रॉम दैट एजुकेशन. दैट इज अ प्रॉब्लम. So there's nothing wrong with the education. मुझे personally लगता है कि if we fall back to our Indian education, because many, I think, Barack Obama, at least 32 times during his tenure, he said the Indian education is much better than the American education, and the American education system should follow the Indian education system. And nobody took him seriously because it doesn't suit people. It doesn't suit the institutions. It doesn't suit the educationists because it doesn't allow you to make money. तो कहीं पे I think we should listen to the President Obama, who during his presidential tenure said that Indian education is one of the best education systems in the world. Why are we diverting from it? नहीं, कहीं पे I think we have to roll back. We have become too modern. In the process, we wanted to avoid ancient shadows. I think we have got to really root. Nothing is wrong with the schools. Will still have their importance, but the school methods have to be changed. Thank you, Aditi ji. I think you are back. Yes. So sorry. So sorry. It's all right. शुरू करूं मेरा? Yes, yes, please. ओके ओके. तो स्कूल में बच्चे क्यों जाए? क्योंकि उनको कोर ग्रुप चाहिए, बाकी लोगों के साथ वो सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं, टीचर उनको हेल्प करते हैं, इसलिए वो बच्चे अच्छी तरह से वहां सीखते हैं. इसलिए स्कूल नहीं चाहिए ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टीचर का रोल क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम बातें कर सकते हैं. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, यहाँ भी उन्होंने यही बताया है कि अभी टीचिंग से छोड़ के सिखाना छोड़े और वो बच्चा कैसे सीखे, यहाँ की तरफ हम जाए. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही बताया है. और उन्होंने, जब हम बोलते हैं कि बच्चा अपने आप सीखता है, हर एक की लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है, तो ये जब हम बोलते हैं तो उनका इवैल्यूएशन भी एक ही तरीके से नहीं होना चाहिए. उनके लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स चाहिए, अलग अलग तरीके चाहिए. और ये भी सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है. इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में भी उन्होंने बोला है, और बच्चा कैसे सीखे, उनके लिए हम कैसे एटमॉस्फेयर तैयार करें, इनके बारे में भी उन्होंने बताया है. और एजुकेशन पॉलिसी और एक चीज बहुत अच्छी कर रही है कि उन्होंने जो लेवल्स बनाए हैं, वो बच्चा जब प्री प्राइमरी में आता है तो 2.5 साल में आता है, और सेकंड तक 7-8 साल का होता है. वो जो एज ग्रुप है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने प्री प्राइमरी और फर्स्ट सेकंड को एक साथ में किया है. ये बहुत बड़ा बदलाव उन्होंने लाया है, और वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो प्रिमिटिव जो एजेस है सीखने की, उनके लिए वो बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है, और बच्चा उसमें ज्यादा सीखेगा. इनके लिए थोड़ा अलग तरीके का विचार उन्होंने किया है. एक चीज और है कि जब हम क्रिएटिव लर्निंग बोलते हैं, तो क्रिएटिव लर्निंग माने क्या? खाली वो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो है बिल्डिंग नॉलेज एंड डेवलपिंग स्किल्स यूजिंग क्रिएटिव टेक्निक्स. यानी क्या कि बच्चा अपने आप सीखे, और जो उन्होंने सीखा है वो अलग अलग तरीके से वो अप्लाई भी कर सके. सच में बोले तो एक ही मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी इज अ क्रिएटिव थिंकिंग. और वो कैसी है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी?
कि बच्चों के सामने कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आना चाहिए, नहीं तो हम जो सब दे रहे हैं वो बच्चा रट के कर रहा है और एग्जाम्स में वो उतर लिख रहा है। तो ये सब जो है वो छोड़ के प्रॉब्लम्स सामने आने चाहिए। प्रॉब्लम्स आने के बाद उसके जो ऑप्शंस है वो बच्चों के सामने आएंगे। ऑप्शन सामने आने के बाद उसमें से वो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशंस निकालेगा कि हाँ ये करके देखेंगे, वो करके देखेंगे। कहीं वो फेल हो जाएगा, कहीं वो पार करेगा और बाद में जो सॉल्यूशन उसको अच्छा लगता है, वो यूज़ होता है, वो अप्लाई करके देखेगा। तो ये जो 4th स्टेजेस है, ये ही हम हमें बच्चों के साथ हमेशा करनी चाहिए और यही क्रिएटिव लर्निंग है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ एनालिटिक माइंड तैयार होता है, थिंकिंग प्रोसेस होती है। हमारे साथ ये जब प्री प्राइमरी में बच्चे आते हैं ना, तो उनके साथ हम उन्हीं उन्हीं के साथ से हमने बहुत सालों से हम ये कर रहे हैं, लेकिन शुरू किया था कि एक बच्चा आया स्कूल में और ऐसे ही बातें कर रहे थे हम और उनको पूछा कि अरे आज माँ नहीं आएगी आपको लेने, तो आप घर कैसे जाओगे? पहला प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा और बाद में बोला मैं बस से जाऊंगा। ओके, लेकिन आप कौन सी बस से जाओगे? तो सभी रेड कलर की वो पीएमटी की, हमारे मैं पुणे में रहती हूँ तो पीएमटी की बसेस होती है, तो वो बोला कि मैं रेड कलर की बस से जाऊँ। वाओ! लेकिन कौन सी बस आपके घर के पास जाती है? वो ही जाती है ना रेड कलर वाली। अरे! तो हम बाहर खड़े हो गए और लोगों को से पूछा, "आप रेड कलर की बस से आए हैं?" "हाँ।" "आप कहाँ से आए हैं?" "हम बाज़ार से आए हैं।" "आप कहाँ से आए हैं?" "हम ये कॉलोनी से आए हैं।" तो बच्चा थोड़ा सोचने लगा कि ये तो बस है, लेकिन यहाँ से आने वाले लोग तो बहुत जगह से आते हैं। तो अपने पास घर के पास जाने वाली बस कौन-सी है? तो हमने बोला कि आप कल घर जाइए और कल माँ जी से पूछ के आइए कि आप कौन-सी जगह पे रहते हैं, आपके घर के पास कौन-सी बस आती है, बस के स्टॉप का नाम क्या है? तो बच्चा दूसरे दिन आया तो इतना खुश था कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। वो माँ-पिताजी से पूछ के आया कि कौन-सी बस, कौन-सा स्टॉप, क्या बोलना है, कितने पैसे का टिकट लगेगा, ये सब वो दे पूछ के आया था। तो इतना खुश था वो, खाली एक चीज़ से ये सब हो गया था। ये ही हम बार-बार हमें करना है, तो करने के टाइम हमें 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक है वो पेशेंस। जब बच्चा कुछ काम करता है, तो उनको सोचने के लिए हमें टाइम देना चाहिए और वो टाइम देना ये बहुत बड़ी बात है एज़ अ टीचर, एज़ अ पैरेंट। इसलिए मैं बार-बार बोलती हूँ कि आपको आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि बच्चा कुछ भी बोले तो थोड़ा धीरे से सुनिए, वो क्या बोल रहा है, वो क्या उनकी सोच कहाँ जा रही है, वो पहला देखिए। और दूसरी है लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा उसे कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। उसको थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ, माँ मुझे कुछ तो बोल रही है। हमेशा उसकी तरफ पेट थपथपाना वेरी गुड ऐसा बोलना इसकी भी कुछ ज़रूरत नहीं है। एक पनिश्ड बाय रिवॉर्ड्स करके मैंने पुस्तक पढ़ा था, तो वो उसमें मुझे पता चला कि हर एक बार ऐसा कुछ तो रिवॉर्ड्स देने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अभी ये देखो, ये ट्राई करके देखो, अरे तूने तो वो सोचा था क्या? वो देखो सोच के ऐसा थोड़ा प्रोवोक करना चाहिए कि बच्चा अपना थिंकिंग प्रोसेस आगे ले जाए और कुछ ना कुछ उसी से वो सोच के कुछ ना कुछ करे। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारी लैंग्वेज कैसी है और हमारे पास टाइम है कि नहीं। क्योंकि बहुत ऐसा कुछ मैं किसी के लिए नहीं बोल रही, लेकिन हमें सुबह-सुबह बच्चों को स्कूल में लेके जाने की इतनी-इतनी जल्दी हो जाती है, तो बच्चा कुछ पूछे तो भी माँ-पिताजी के पास टाइम नहीं है उनको बोलने के लिए, उनको आंसर्स देने के लिए। क्योंकि सुबह होती है स्कूल तो जल्दी उठते नहीं है बच्चे, दूध पीते नहीं है, टॉयलेट करते नहीं है, सभी में मैं भी उसी में से गई हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि इसमें सब माँ-पिताजी इतने परेशान होते हैं कि स्कूल तक जाने के लिए उनके पास जो टाइम है, वो बहुत कम रहता है और बच्चा बीच-बीच में कुछ ना कुछ तो सवाल करे, तो आंसर देने के लिए टाइम नहीं है। घर आता है बच्चा तो माँ-पिताजी ऑफिस गए होते हैं, तो दोपहर को वो क्रेश में रहता है, शाम को स्कूल के बाद खेलने के लिए जाता है।
तो फिर माँ पिताजी के पास कितना टाइम बच्चा रहता है, उस टाइम आपको वो क्वालिटी टाइम बच्चों को देना है, और जो बच्चा सोचता है वो समझ लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये समझ ही बच्चों को क्रिएटिव लर्निंग की तरफ लेके जाएगी। इसलिए क्रिएटिव लर्निंग यानी ऐसा बड़ा शब्द ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों का जो लर्निंग है वो अच्छी तरह से कैसे हो जाए, बच्चे कैसे सोचे और वो सोच से आगे जाके वो अपना सॉल्यूशन अपने आप कैसे निकाले, ये हमें सच में देखना है। तो ये इसके बारे में मैं अभी बाद में कुछ एग्जांपल्स भी दे दूंगी कि जो हमने एज अ ग्रुप हमारे पास था बच्चों का, उनके साथ हमने लर्निंग होम में पुणे में किया है। जो बच्चों का ग्रुप हमारा ट्राइबल्स में था, वहां भी हमने कुछ तो ऐसे बच्चों, हमेशा हम क्या करते रहे कि सिखाने से उनको सीखने के लिए एटमॉस्फेयर पैदा करते। इसलिए जो जो वहां मैंने काम किया है, मेरे टीचर्स मेरे साथ थे, मैंने सब अकेले मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है, सब ने मिल के जो किया है उसका थोड़ा कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने मैं रखूंगी। इसीलिए पहला हम देखेंगे कि टीचर का रोल, टीचर एंड पेरेंट्स ये दोनों को साथ में जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि टीचर जो कुछ कर रहे हैं उनको पेरेंट्स का साथ हो जाए तो वो दोनों मिलके बच्चों के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे। जैसे कि अभी बहुत घर में मैं देखती हूँ कि प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में टीचर ने कुछ तो बनाने के लिए बोला होता है, तो पहले दिन तक बच्चा घर में बोलता ही नहीं है कि हमें ये करना है, तो रात को पेरेंट्स बैठ के सब वो प्रोजेक्ट पूरा करते हैं और टीचर के सामने रखते हैं, और बच्चे को जो मार्क्स है वो मिलते हैं, वो आगे जाता है, वो सब कुछ होता है। लेकिन प्रोजेक्ट का मतलब ही यही है कि बहुत ही सखोलता से बच्चों ने थिंकिंग पावर उनकी बढ़ाए, और जो सब्जेक्ट उनको दिया है उनके आगे 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 जाके बहुत सारा ये सब्जेक्ट के आगे पीछे वाला अंदर का जो कुछ है वो आगे जाके सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ये सब बच्चों को देखना चाहिए। ऐसा सच में प्रोजेक्ट का विशेषताएं है। हमारे विक्रमगढ़ करके एक स्कूल है, वहाँ हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया था, ट्रांसपोर्ट का, व्हीकल्स का लिया था। तो व्हीकल्स के बारे में बच्चों ने इतना अच्छा काम किया, सब व्हीकल्स तो पता चल गए, पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ, डीजल पे चलने वाली गाड़ियाँ, पानी में चलने वाली, हवा में, सब वो तो हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। एक काम उनको दिया कि आप रोड पे जाके बैठे और गाड़ी में कितने लोग जा रहे हैं वो देखें। तो बच्चे बैठे और गाड़ी में एक आदमी गया तो एक बच्चों के पास हर एक के पास एक डिब्बा था, और ऐसे छोटे-छोटे स्टोन्स थे या कलरफुल बीड्स थे। तो वो उन्होंने यहाँ रखना है। गाड़ी में 1 आदमी है तो 1 रखेगा, 2 है तो 2 वाला रखेगा, 3 है तो 3 वाला रखेगा, ऐसा बताया था उनको। तो बाद में एक आधा घंटा वगैरह हो गया, वो बाद अंदर आ गए। तो बहुत सारी गाड़ियों में एक ही आदमी जा रहा है और बाकी के सीट्स खाली है। तो फिर बच्चों के साथ बातें करते-करते समझ में आ गया कि अरे! एक ही आदमी इतने 4 लोगों की गाड़ी में जा रहा है, तो क्या होगा आगे जाके? हाँ, सब बच्चे बोलने लगे कि पेट्रोल कितना महँगा है, स्कूटर में 2 जा सकते हैं, तो गाड़ी में क्यों जाए, ये क्या? बहुत सारी थिंकिंग प्रोसेस उसमें हो गई। और बाद में बच्चों ने बताया कि ये सब अकेले-अकेले जो जा रहे हैं, वो 4-4 इकट्ठा करके जाएँगे। तो हमने बोला कि अरे वो पास में नहीं रहते हैं, तो क्या करें? तो पास-पास में जा रहने वाले इकट्ठा आ जाए और वो जाए। ये देखते-देखते बाद में हमने बताया कि अरे वो पेट्रोल का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, ये नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो कुछ बच्चे खाली बुक पढ़ के समझ लेते थे, वो उन्होंने अनुभव किया। इसलिए एक्सपीरियंस लेना, जो एक्सपीरियंस लिया है, उसका उसके बारे में सोचना और उसके बारे में कुछ अपना थिंकिंग बनाना, ये हर एक बच्चों में हो सकता है और बच्चे कर भी सकते हैं अच्छी तरह से, खाली हमको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है बच्चों के लिए। दूसरा एक मैं बता सकती हूँ कि हमारे ट्राइबल एरिया में प्रजासत्ताक दिन का एक प्रोग्राम था, सब 26 जनवरी को, और पहले दिन ऐसे ही कोई तो गेस्ट आने वाले थे वगैरह, तो हम बच्चों को लेके बैठे, वहाँ हमारी निवासी स्कूल थी पहले, अभी वो नहीं है, हमने बंद कर दी, लेकिन पहले तो रेसिडेंशियल स्कूल थी। तो आदिवासी सब बच्चे थे और उनके साथ बातें करते-करते प्रजासत्ताक दिन का जो महत्व है बताया उनको
कि अम्बेडकर जी के बारे में बताया, ये कैसे हमारी घटना तैयार हुई, कैसे राष्ट्र को अर्पण हुई, वो सब उनके साथ बातें की। और एक लड़का बोला कि हाँ, मैं कल बोलूँगा, गेस्ट के सामने मैं बोलूँगा। हम बोले ठीक है। तो वो गेस्ट के सामने खड़े हो गए और बच्चा बोलने लगा। उन्होंने सब अच्छी तरह से बोला, कुछ ऐसा गलत नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके नज़र में हमको समझ रहा था कि उसको प्रजासत्ताक दिन का कुछ भी पता नहीं चला है। वो खाली बोलता जा रहा है क्योंकि हमने पहले दिन बोला था इसलिए वो बोलता गया। तो दोपहर को हम सब बच्चों को लेके बैठे और ऐसे ही पूछने लगे, हाँ, तो प्रजासत्ताक दिन हमारी घटना, तो एक-एक बच्चा जी। बाद में बोलने लगा, हेलो? Yeah, please continue. हाँ, हाँ। तो बच्चा एक-एक बोलने लगा कि घटना यानी क्या दीदी? हमारे यहाँ ताई बोलते हैं। घटना यानी क्या ताई? मैं तो बोली अभी तो आज आप ये निखिल तो बोला है कि घटना क्या होती है, अंबेडकर जी ने कैसे लिखा, सब। नहीं ताई, वो घटना तो बड़ी होती है ना, तो तुमने तो बोला था कि ये सब घटना में है, ये सब घटना में है, तो घटना इतनी बड़ी होगी, तो ये छोटे बुक में कैसे रहेगी? हाँ, थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो गई। तो हम बोले हाँ, बराबर है। हर एक आदमी हमारे जो देश में रहता है, वो कैसे बिहेव करे? यदि उन्होंने गलती की, तो क्या शिक्षा होगी? यदि उन्होंने अच्छा काम किया, उनको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, ये सब घटना में लिखा हुआ है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे राष्ट्रपति की चुनाव है, वो सब घटना में आता है। तो वो सोचने लगे और लगा उनको कि कितनी बड़ी होगी वो घटना, और हम तो ये 2-4 सेंटेंसेस में बोल के आ गए। तो हम बोले ठीक है, तो हम हमारी घटना बनाएँगे, आप निवासी हो ना यहाँ, तो हम हमारी घटना बनाएँगे। हाँ, बोले ठीक है, बोल बनाएँगे। तो उन्होंने सब शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ ना निवासी स्कूल में भी बच्चे घर भागते थे। बुधवार की छुट्टी थी और बुधवार को वो घर जाते थे, तो ट्यूसडे को वो घर जाते थे, बुधवार की छुट्टी और थर्सडे को वो आते ही नहीं थे, घर में ही रहते थे। उनके घर में जो कुछ उनके काम होते हैं वो माँ-पिताजी भी नहीं भेजते थे, ऐसे घर में ही रहते थे। तो वो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि बच्चे नहीं आए थर्सडे को, तो उनको क्या हम शिक्षा करेंगे? शिक्षा थी ऐसी थी। शाम को उनको टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था। तो टीवी देखे ज़्यादा देर तक तो क्या करेंगे? किताबें पढ़ने के लिए टाइम है, तो किताबें पढ़ने कई बच्चे नहीं आते, वो खेलने जाते हैं, उनके लिए क्या करें? ऐसे बहुत सारी उन्होंने जिसके लिए शिक्षा है, वो सब निकाले। और बाद में बोले कि हाँ, अच्छा काम, अभी अच्छा काम निकालने लगे, तो मदद की, तो टीचर के साथ ऐसा काम किया, ये कोई गेस्ट आया के लिए चाय-पानी किया, ये किया, वो किया, सब उन्होंने निकाला और घर में गए तो क्या करेंगे, इधर आए तो क्या करेंगे, रात को कितने बजे सोएंगे, सुबह कितने बजे उठेंगे, हमारा जो टाइम स्लॉट्स है, वो किताबें पढ़ने का कितना, स्टडीज़ करने का कितना, खेलने का कितना, सब उन्होंने लिख दिया। तो हमारी घटना भी एक 25 पेजेज़ की हो गई। तो वो घटना होने के बाद हम बोले कि चलो कल से शुरू करते हैं ये घटना फॉलो करना। नहीं, नहीं दीदी, कल से नहीं, अभी नेक्स्ट थर्सडे से। क्यों? क्योंकि हमें 4 दिन तो आज़ादी से रहने दें, बाद में हम वो घटना फॉलो करेंगे। वो तो बच्चे ही थे, हमने ओके बोला, लेकिन घटना क्या है, उसका उनका महत्व और ये सब हमने जब ये घटना तैयार की, तो उनको पता चला कॉन्स्टिट्यूशन क्या। तो ये बच्चों के साथ काम होना चाहिए और ये सब उन्होंने ही किया था, तो वो अच्छी तरह से फॉलो करने लगे। जो बच्चा ज़िम्मेदारी लेके काम अपने आप करता है, उनको फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये करो, वो करो। तो ये भी आप समझ में रखिए कि बच्चों के ऊपर ज़िम्मेदारी रखें, तो बच्चा अपने आप सीखता है और आगे जाके बहुत सारे काम भी करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिएटिव लर्निंग है, वो यहाँ गाँव में हो सकता है, शहर में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जगह के बच्चे सेम ही हैं, सभी जगह के बच्चे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। खाली हमको ये आदत होनी चाहिए कि हमें सिखाना नहीं है, उनके सामने कुछ तो प्रॉब्लम रखना है और वो बच्चा उसमें से सीख सके। ये हमें देखना है, इनके लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। दूसरा मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ कि मैं व्हीकल्स के बारे में अभी विक्रमगढ़ के बारे में बोला था। तो वो ही टाइम
रेलवे का भी उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था। तो बच्चों को ऐसा लगा कि हम जाके हमें देखना है कि सिग्नल कैसे होते हैं। तो हम बोले ठीक है। तो जाके स्टेशन मास्टर की परमिशन लेके हम 4-4 बच्चों को लेके आएँगे, दिखाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। छोटे गाँव में ये सब हो सकता है अच्छी तरह से। तो बच्चों ने सिग्नल्स, ग्रीन सिग्नल कब होता है, रेड सिग्नल कब होता है, सिग्नल के बाद वो ट्रैक में क्या होता है, ये सब वहाँ जाके बैठ के सब देखा था। तो बाद में वो ही आके हमें बोलने लगे क्योंकि हमने भी नहीं कभी देखा। तो ऐसा भी होता है कि कई-कई बार बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन हमारे पास उनके जवाब नहीं होते हैं। ये टेक्नोलॉजी की वजह से तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तरफ आ रहा है। तो हमें पहले ये मंज़ूर करना चाहिए कि मुझे ये अभी मालूम नहीं है, मैं कल देखूँगा और तुमको बताऊँगा। तो फिर ये भी हमारा पेशेंस का काम है कि बच्चे कुछ भी बोले और कुछ भी पूछे, तो उनको ऐसा चुप बैठो, ये तुम्हारे सवाल नहीं है, ये तुम्हारे एज का ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जो पूछते हैं तो उनके एज के हिसाब से हम उनके साथ बात करेंगे। लेकिन कहीं भी उनको चुप बैठने के लिए नहीं बोलेंगे, तो वो थिंकिंग प्रोसेस खंडित नहीं हो जाएगी, वो चलती रहेगी और बच्चा अपने आप ज़्यादा सोचने लगेगा और कुछ ना कुछ तो काम करने लगेगा। एक और चीज़ है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमें भी बहुत अपडेट रहना पड़ता है। मुझे अभी ये मैं बोल रही थी ना कि मेरा पोता अभी 2 साल का भी नहीं है, वो जब टीवी लगाते हैं और कोकोमेलन वाले वो सब नर्सरी राइम्स बोलते हैं, तो उसको मालूम है कि स्किप दैट, वो जहाँ गए झट से वो स्किप करता है। अरे! ये कैसे हो सकता है? तो फिर ये सब बच्चे हैं, वो टेक्नोलॉजी में हमसे भी बहुत आगे है। तो ये पहले ध्यान में रखिए कि अपने आप को बहुत अपडेट करना चाहिए। अपने सब सब लोगों के ध्यान में ये होना चाहिए कि बच्चे हमारे आगे जा रहे हैं और हम पिछले एक वर्ज़न में हैं और हमें भी हमारी थोड़ी अपडेट करना चाहिए, सब नॉलेज वगैरह ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अहम को छोड़ना चाहिए क्योंकि मुझे ये मालूम है और ये मुझे मालूम नहीं है और बच्चा पूछ रहा है, तो मैं कैसे उसको जवाब दूँ? ये कुछ तो ज़्यादा ही बातें करने लगा है, ऐसे ही बात ऐसा नहीं है। तो बच्चा पूछता है, तो उनके मन में कुछ तो सवाल खड़े हो गए हैं, तो उनके लिए हमें समाधान देना हमारा काम है, तो वो भी हमें करना चाहिए। अ, एक अभी मैं बोलती हूँ कि मैथ्स के बारे में के बारे में ऐसा बहुत सारे टीचर मैथ्स कैसे सिखाए बच्चे बच्चे अपने आप मैथ्स कैसे सीखते हैं तो सीख सकते हैं खाली एनवायरनमेंट देना चाहिए वही मैं बोल रही हूँ जैसे कि स्टैंडर्डाइज यूनिट्स है वो हम मापन के टाइम बच्चों को सिखाते हैं लेकिन स्टैंडर्डाइज यूनिट के पास जाने से पहले ही यदि हम बच्चों को बहुत सारी चीजें नापने के लिए बोले जैसे कि हमने एक डंडा दिया उनके पास और चलो ये हमारी जो घर में वो क्या अलमारी है वो कितनी दूरी के है वो नापो रास्ता है वो बेडरूम से किचन तक का वो कितनी दूरी का है वो नापो करते 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 एक डंडे से बच्चों ने नाप लिया वो डंडा तो स्टैंडर्डाइज नहीं है ना वो ऐसा ही डंडा है तो 5 डंडे है और 3 कम है 5 डंडे है और एक ज्यादा ऐसा हाफ ज्यादा है करके बच्चे के बोलेंगे एक ये काम हो गया दूसरा काम हमने दिया एक छोटा पेन दिया और बच्चों को ये किताब की देखो ये छोटे टेबल की देखो नापो ये दूरी कितनी है वो ये छोटी पिलो है उसकी नापो ये सब हमने पेन से उनके लिए दिया और बाद में हमने बोला कि अरे हर एक का नाक नापना है तो अभी हम क्या यूज करेंगे तो बच्चों ने वहां जाके एक चौक लिया चौक छोटा वाला चौक लिया और इससे हम नापेंगे अच्छा ठीक है तो उन्होंने नापना शुरू कर दिया तो हर एक का नाक कितना दूर लंबा है बहुत हंसते थे बहुत खेलते थे और नाप रहे थे अननोइंगली बच्चों ने क्या सीखा कि बहुत बड़े वाले जो दूरी है वो नापने के लिए बहुत बड़ा डंडा लगता है छोटी वाली चीजें हैं वो नापने के लिए पेन जैसा लगता है और बहुत छोटी वाली चीजें हैं उनको नापने के लिए कुछ तो अलग हमारे पास यूनिट चाहिए तो इसी को साथ लेके हम आगे गए अरे चलो अब हम दूसरा काम करते हैं बच्चों को बोला कि सब रैपर्स जमा करके लाओ चलो आपके पास कितने कितने रैपर्स है घर में आते हैं
चाय का वो डिब्बा आता है, सैशे आते हैं छोटे बड़े, वो सब लेके आओ। वो सब लेके आए बच्चे। और ग्राम, मिलीग्राम, वो सब उन्होंने इसमें लिखा था, किलोग्राम, वो सब उन्होंने देखा। तो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ताई, इसके ऊपर तो ग्राम लिखा है। ताई, इसके ऊपर तो एमएम है। ताई, इसके ऊपर तो किलोग्राम है। हाँ, ठीक है, देखते हैं, देखते हैं। करते-करते हमने क्या किया, तो ठीक है, सब बच्चों के सामने हमने रख दिया और बोले कि ठीक है, अभी हम ये मिली सेंटीडेसी, डेका हेक्टो किलो जो हमने जो बचपन से पढ़ा है, वो सब बोर्ड पे लिखा। और सबसे छोटा कौन-सा होगा? तो उनको लगा कि बड़ा वाला होगा। तो हमने फिर किलो जैसा, तो हमने वो रखा, एक चाय का डिब्बा, और दूसरा रखा एक सैशे छोटा। ये देखो इसमें कितना है और इसमें कितना है। नहीं, ये मिलीग्राम है और ये किलोग्राम है। ओके, तो फिर कौन सा छोटा होगा? गए मिलीग्राम के यहाँ। करते करते उनके साथ जो हमने एक छोटा वाला, और इसके साथ ही जब हम क्रिएटिव लर्निंग की बात करते हैं ना, तब बहुत सारे टीचर लर्निंग मटेरियल भी हमारे पास होने चाहिए। कार्ड हो या कोई चीजें हो, या कोई आपके पास घर में जो चीजें होती है वो भी हो सकती है, नहीं तो हमको बाजार से लानी पड़ती है। लेकिन टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारे पास बहुत सारा होना चाहिए। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल जितना ज्यादा होता है, उससे ज्यादा बच्चा सीख भी सकता है और अपने आप भी सीख सकता है। इसलिए उसका भी बहुत महत्व है शिक्षा में। तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाया और उसमें 20 ड्रॉप्स पानी रहता था। तो 1 मिली यानी ये 20 ड्रॉप्स है करके बच्चों को बताया। तो उस ये ही खाली हमने बोला, ये मिली है और आपको यहाँ तक जाना है, किलो तक जाना है। तो अभी हम क्या करेंगे? और ये सब है, ये 10-10 से पढ़ता है। हाँ, देख, ठीक है, बहुत सोचने लगे, बहुत सोचने लगे। बाद में उन्होंने क्या किया, 10 बार वो मिली का इस एक में डाला और बोले ये देखो, ये मिली सेंटी हो गया। ओके, तो हम ये सेंटी कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, उनको तो पता नहीं था। तो हमने ये छोटे बच्चों के मेडिसिन्स वगैरह होते हैं ना, वो सब लाके वहाँ रखे थे। सब छोटी-छोटी बॉटल्स मेडिसिन्स की रखी थी, 1 लीटर वाली पानी की बॉटल रखी थी, बहुत सारा कुछ रखा था वहाँ। तो बोले हम, वो देखो किसमें जाता है, तो इसमें डालो, उसमें डालो, करते-करते वो आ गए मेडिसिन की छोटी वाली वो बर्तन पे। और ये देखो इसमें रहता है। ओके, ये 1 एमएल है। ऐसा इसमें कितना रहता है? तो 10 एमएल रह गया। ओके, 10 एमएल हो गया। अभी ये 10 करना है, किसमें करें? बहुत बड़ी बॉटल ली, उसमें डाला, लेकिन वो तो भरी नहीं। बाद में दूसरी ली करते छोटी ली। वो देखो प्रॉब्लम सामने आ गया। तो उनको आदत पड़ गई कि अभी मुझे ऑप्शंस ढूँढने हैं। ऑप्शंस ढूँढने के बाद सॉल्यूशंस निकल रहे थे, तो बड़े में डाला तो नहीं भरा, तो दूसरे में डाला नहीं भरा, तो छोटी 100 ग्राम्स वाली बॉटल पे आ गया, 100 मिली वाली बॉटल पे आ गए और उसमें रखा, ये देखो ये भर गई। कितना उनको आनंद था कि ये काम हमने किया है। जैसे उनको लग रहा था कि हमने ये सब इन्वेस्टिगेशन हमारा ही है, तो हमने ही सब ये बनाया है और हम ही ये सब कर रहे हैं। तो करते-करते किलो तक गए। तो हम बोले कि अरे बाप रे! अब ये कहाँ से करेंगे? तो आज हमने यही यहाँ खत्म कर दिया और बाद में बोले कि घर जाओ और आते टाइम आप देख के आओ कि ये 1000 मिली है, इससे ज़्यादा किसमें रहेगा, किस-किस में रहेगा, ये जाएगा, ये देख के आओ। ठीक है, 1 लीटर तक वो गए थे। तो दूसरे दिन आए, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी कि हमारे घर के सामने एक आदमी रहता है, उनके पास ये बहुत वैसा टंकी है, वो तो छोटी है, लेकिन ताई उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 जाएगा। अरे वाह! और दूसरा है, वो हमारे बिल्डिंग के ऊपर एक टंकी है, उसमें तो 1000 जाएगा। अरे इतना उनका इमेजिनेशन चल रहा था और वो इतना क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे थे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। और ये सब करते-करते एक दूसरी चीज़ हो रही थी कि बच्चे अपने आप एस्टिमेट करने लगे थे कि किसमें कितना जाएगा। ये जो है, ये बहुत बड़ी अ, लॉजिकल एबिलिटी है जो बच्चों में होती है, लेकिन उनको हम कभी शिक्षा में कहीं स्थान नहीं मिलता है उनको कि
कितना हो सकता है, क्या हो सकता है इसके बारे में। तो ये सब करके बच्चे आए, तो खाली मापन ये एक चीज है। तो ये करते करते, और इसमें ज्यादा दिन नहीं गए, टीचर्स को ऐसा लगता है कि ये सब करते टाइम हमारा ये पोर्शन नहीं पूरा होगा, ये हम यही करते रहेंगे तो बच्चे वही काम में लग जाएंगे, और ये ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ तो 2-3 स्टैंडर्ड्स के बच्चे भी इकट्ठा काम करते हैं, इसलिए भी ये ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। और मुझे लगता है कि ऐसा ऊपर-नीचे वाला सब साथ में ही जाना चाहिए, क्योंकि किसी में थोड़ा पीछे रहते हैं बच्चे और किसी में आगे जाते हैं, तो ऐसे बच्चों का ही एक ग्रुप होना चाहिए। वो ठीक है, वो अलग एक टॉपिक है। लेकिन ये मापन, ये बच्चों ने इतनी आसानी से सीखा और वो स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट तक गए। यही मैं आपसे बताने वाली हूँ कि प्रॉब्लम सामने रखो, प्रॉब्लम सामने आने के बाद बच्चे बहुत अच्छी तरह से थिंकिंग प्रोसेस चालू होती है। और एनईपी में भी यही बोला है कि एंड प्रोडक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। लर्निंग प्रोसेस है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उसकी तरफ हम देखें तो लर्निंग प्रोसेस में बच्चा क्या करता है, हर एक की लर्निंग की स्टाइल अलग होती है। तो बच्चा कैसे सोचता है, क्या सोचता है, जैसे मैंने बोला कि हम जब ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं तो बच्चों की सोच है वो बहुत अलग है, वो बहुत अच्छे अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन वो ही हम सिटीज में काम करते हैं तो बच्चों की सोच बहुत अलग है। लेकिन सिटीज के बच्चे जो है ना, वो उनको हम इतना ज्यादा देते हैं, इसलिए उनको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जो कैपेसिटी है ना, वो हम मार डालते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा हम कम करते हैं क्या, वो भी हमें सोचना चाहिए। क्योंकि बच्चों के मन में जो कुछ है वो करने के लिए टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास भी नहीं है, बच्चों को भी अभी ज्यादा टीवी और इनकी आदत पड़ गई है, सब में थोड़ा प्रॉब्लम्स अलग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि क्या हो रहा है। मुझे सब इसमें लगता है कि अभी बहुत सारे थियरीज भी आ गई है, और अब मैंने बोला जैसे कि हमको अभी अपडेट करना है अपने आप को। तो ये थियरीज के बारे में भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि जैसे पोल की है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की है, हॉवर्ड गार्डनर की है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की है। तो ये भी हमें देखनी चाहिए कि क्या थियरीज हमको बताती है, और हम क्या क्या चीजें हमारे क्लासरूम में, हमारे घर में अप्लाई कर सकते हैं। हमने भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि हर एक बच्चों की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो कुछ है उसके लिए हमने ऐसे 3-4 वेरिएबल्स रखे थे कि बच्चा यहाँ ड्राइंग करके जो उसके मन में है वो निकाले, बच्चा यहाँ पढ़ के वो अपने मन में है जो कुछ हमें बताए, बच्चा यहाँ लिख के, कविता करके ऐसा कुछ बताए। ऐसा हमने बहुत सारा बनाया था। जैसे कि जब हम ग्रह गोलों के बारे में, तारों के बारे में बोल रहे थे, तो ऐसा बच्चों को बोला था कि यहाँ सब रखा है, आपको जो कुछ चाहिए वो कर लो। तो बहुत सारे बच्चों ने एक्सप्रेशंस के लिए बहुत सारे विविध आयामों का उपयोग किया था। किसी ने ड्रॉ किया, किसी ने पृथ्वी के ऊपर एक गीत लिखा, किसी ने पृथ्वी के बारे में कुछ तो ऐसा 10-12 सेंटेंसेस लिखी, किसी ने पृथ्वी को लेके ऐसा डांस करके दिखाया कि वो कैसे घूम रही है। तो हर एक की लर्निंग स्टाइल, हर एक का एक्सप्रेशंस अलग-अलग है। तो हमें भी यही भी सोचना है कि इवैल्यूएशन भी कैसे होना चाहिए, इवैल्यूएशन के बारे में भी उसी तरह से हमें सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक ज्योग्राफी के बारे में हमने एक प्रयोग किया था, वो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि छोटे जो बच्चे थे, चौथी पांचवी के थे, 4th 5th स्टैंडर्ड के, तो महाराष्ट्र का भूगोल है, उनको ज्योग्राफी उसकी है। तो हमने कुछ सिखाया नहीं, खाली एक मैप लाया, सामने रखा, और हमने बोला कि अभी इसमें अब क्या-क्या दिखाई देता है, क्या नहीं, कौन से इसमें गाँव दिखाई दे रहे हैं, ये वो सब पूछा, कौन से जिले हैं, सब बोल रहे थे बच्चे, देख-देख के बोल रहे थे। तो बाद में मैंने बोला कि अभी हमको बम्बई से नागपुर जाना है, तो कौन-कौन सी जगह से ट्रेन जाएगी? तो जल्दी से ये उधर-उधर करके सब बता दिया। ठीक है, अभी हमको नासिक से सोलापुर जाना है, कहाँ-कहाँ से जाएँगे? सब बता दिया। करते-करते मैंने पूछा कि अरे नासिक से सोलापुर कितना दूर है? क्या मालूम? नहीं पता। मैं बोली तो आप नाप सकते हो, कैसे? बोली मुझे नहीं मालूम। आप यहाँ तो कुछ तो लिखा है कि 1 सेंटीमीटर माने इतना।
तो आप देखो कैसे नापना है। बहुत झगड़ रहे थे, बहुत झगड़ रहे थे अपने आप से कि क्या करे, कैसे नापे। बाद में जाके एक को ऐसा लगा कि हम ऐसा डंडा लेके देखेंगे। ठीक है, देखो, तो डंडा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा था ना, तो वो नहीं दे नाप नहीं सके। तो फिर क्या करे? तो मैं बोली देखो अपने आसपास बहुत सारी चीजें हैं, किसी से भी नाप सकते हो। नहीं मन में आ रहा, नहीं न मन में आ रहा, तो मुझे भी ऐसा लगा कि पेशेंस मेरा भी कम हो गया। तो मुझे भी ऐसा लगा कि देते हैं कुछ तो, देते हैं कुछ तो। इसमें से एक बच्चा आया और उसका नाड़ा टूट गया। वह पैजामा का नाड़ा टूट गया, तो वो जोर-जोर से चिल्ला, अरे मेरा ये हो गया। एक ये ऐसी बात कान पे पड़ी तो सभी उधर गए और मुझे दो वो नाड़ा, मुझे दो नाड़ा। ऐसा करके सभी ने वो नाड़ा रखा और वो नापने लगे। तो नाप के वो कितना हो गया लंबाई उनको मालूम हो गई। तो मैं बोली अभी वो देखो ना, वो क्या लिखा है वहाँ? वो देख के बताओ मुझे। तो 1 सेंटीमीटर यानी 15 किलोमीटर था। तो 5वीं के बच्चे थे तो आगे बहुत सारे जा सकते थे। न्यूमेरिकल्स में भी बहुत सारा हो गया था उनका। तो नापना शुरू किया, तो पहला उन्होंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर लिया 15, दूसरा सेंटीमीटर लिया 15, तीसरा सेंटीमीटर 15 करके करते वो आगे गए। मैं बोली इससे भी आप जल्दी कर सकते हो। कैसे? मुझे नहीं मालूम। आप देखो करते-करते ये 10 आ रहा है आवाज़? यस यस। हेलो? हाँ। हाँ ये हाँ, तो 10-10 करते-करते उन्होंने देखा कि हम 10 का एक स्टेप्स बनाए, 10 की लेवल पहले बनाएँगे तो उसमें हमको 150 मिलेंगे, दूसरी 10 की करेंगे तो 100। मैं बोला करो, करो, करो। तो जाते-जाते उन्होंने नज़दीक का आ गया, नासिक से सोलापुर का जो किलोमीटर्स में जो डिस्टेंस है वो उनका नज़दीक का आ गया। इतना तो किया, ये ही क्रिएटिव लर्निंग है। ये इतना ही आप सोचिए कि इतने सारी बातों में इसमें मेरा भी पेशेंस जाने वाला था। मैं भी बोलने वाली थी कि अभी ये कुछ तो ले लो, ऐसी रस्सी ले लो, ये ले लो, लेकिन मैं बोली नहीं, चुपचाप बैठी। ये पेशेंस जो है ना वो हमको चुप बैठने नहीं देता है। सच में बोलती हूँ कि हर बार ऐसा आता है बाहर की, नहीं अरे ये करो, ये करके देखो, वो करके, लेकिन वो नहीं बोलना है। बच्चों को ही जितना प्रॉब्लम सामने आएगा ना उतना बच्चा अच्छी तरह से सोचता है, ऐसा मुझे लगता है। वही थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो 6th में गए, 5th में गए तो उनको इंडिया का ज्योग्राफी था। तो इंडिया का ज्योग्राफी तो एक राष्ट्र यानी क्या-क्या सोचना चाहिए इसके बारे में हमने पहली क्लास में चर्चा की। तो सब उन्होंने बोला कि सीमाएँ होती है, कौन-कौन से स्टेट्स होते हैं, कौन-सा हम चलन कौन-सा करते हैं, करेंसी कौन-सी है, लोग कौन-से हैं, कैसे रहते हैं, रीति-रिवाज क्या है, संस्कृति क्या, सब बोल रहे थे बच्चे। मैं सब वो ब्लैक बोर्ड पे लिखती जा रही थी। तो मैं बोली तो चलो, अब तो सबको मालूम है कि एक देश के मारे आपको क्या-क्या देखना है। तो आप ये सब ढूँढना है आपको। हाँ, हम कहाँ से ढूँढेंगे, ये करेंगे। बच्चे ना थोड़ा आलसी भी होते हैं, हाँ, वो कभी-कभी हमको ऐसा बता देते हैं कि ये हम तो नहीं कर सकते। तो फिर उस टाइम आपको थोड़ा बोलना है कि नहीं देखो तो यहाँ से देखो, वहाँ से देखो, ऐसा कुछ तो उनको थोड़ा काम करने के लिए प्रोवोक। तो फिर ऐसा हमने सब लिस्ट बना दी और बाद में मैंने 8 दिन का टाइम दिया बच्चों को। चलो हम 8 दिन काम करते हैं और हर एक बच्चा काम करेगा और जितना कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम इकट्ठा करेंगे। और एक-एक दिन हर रोज पूछती थी मैं, हाँ, क्या-क्या हो गया? मिला क्या कुछ? यहाँ से मिला क्या? तो और किताबें पढ़ो और आपके पास वो बंगाली रहते हैं ना, उनसे जाके मिलो। चलो ये बंगाली एक मिल गए तो दूसरे कन्नड़ी मिल गए तो तीसरे साउथ इंडियन मिल गए तो चलो उनके पास गए बच्चे, उनके पास से पूछने लगे। उनके घर में क्या होता है, उनकी संस्कृति क्या है, वो क्या खाते हैं, वो क्या, सब बच्चों ने शुरू किया। अब एक थोड़ा हमको पुश देना चाहिए, वो मैं खाली करती थी। हर रोज बच्चे आते थे, हर रोज नई-नई उनके पास इन्फॉर्मेशन होती थी और मैं बोलती थी अभी ये खाली बोलना नहीं है, लिखना है आपको सब। तो सब लिखते थे ऐसा छोटा, छोटा, छोटा करके उनके पास बहुत सारा ऐसा उनका अ अ, क्या मटेरियल जमा हो गया था। तो चलो अभी 4 दिन हो गए, सभी को इकट्ठा किया और बोले इसमें से क्या-क्या हो गया, क्या-क्या रह गया? तो देखते-देखते बहुत सारे चीज़ों पे बच्चों ने
बहुत सारा जमा किया था, कई कई चीजें रह गई थी। तो उनको ऐसा लगा कि अरे हम ये कर सकते हैं, दीदी ताई आम्हाला हमको अभी और 4 दिन दे दो, हम करेंगे। ओके, तो उन्होंने फिर से शुरू किया। बाद में मैं बोली कि चलो अभी आपने सब इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो प्रेजेंटेशन भी आपको ही करना है, कैसे करोगे? ये 4 लोग हैं, ये कौन से टॉपिक लेंगे, ये 4 कौन से टॉपिक लेंगे इसमें से। ऐसे करते करते सभी को चांस दिया। सभी ने अपना अपना प्रेजेंटेशन किया, कुछ ड्रॉ किया, कुछ आके सामने बोले, कुछ लिख के दिया, कुछ कविताएं, कुछ ना कुछ तो बच्चों ने किया। ये सब होने के बाद सब इकट्ठा बैठे और कितना काम किया, इसका जो आनंद उनके चेहरे पे था वो बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट ईयर वो सीमा की और की जो राष्ट्र है अलग अलग, वो है बच्चों को। तो मैंने बोला कि चलो लास्ट ईयर तो आपने भारत का सब किया है काम, अभी नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका कौन कौन सा लेने वाला है। तो बच्चों ने अपने आप में बांट लिया और वो सब बच्चों ने अपने आप काम करके मेरे पास वो सब बुकलेट्स है कि जो बच्चों ने काम किया। मैंने अभी तक उनको दी नहीं है, वो बड़े होने के बाद मैं उनको वो देने वाली हूँ। लेकिन वो जो काम उन्होंने किया है वो इतना अच्छा है। करेंसी उनके पास, वो कहाँ से, श्रीलंका में कौन गया था, पाकिस्तान में कौन गया था, नेपाल में कौन गया था, उनके पास से करेंसी ली, उनके यहाँ के संस्कृति कैसी है, कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या क्या मिलता है, देखने के लिए क्या है, वो सब उन्होंने इकट्ठा करके मुझे दे दिया। और बच्चे बड़े हो गए। अभी वो उनको तो एक भारत के पास वाले सब हो गए, अभी वो खंड के बारे में जानना चाहते थे। तो मैंने बोला कि अभी मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं, तो आपको ढूंढना है। करते करते बच्चों को ऐसे काम देती गई और बच्चे अपना काम बहुत अच्छी तरह से करने लगे। कहाँ से कहाँ जाना, कौन सी करेंसी लेके जाना, अभी वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, मुझे कौन से कपड़े लेके जाना है, ये सब बच्चों ने, हर एक बच्चों ने मुझे बताया। इवैल्यूएशन का सिस्टम, इसके बारे में क्या होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, जिस देश का स्टडीज किया था ये ग्रुप ने, तो उन्होंने प्रेजेंट किया था, तो सभी को बोला कि ध्यान से सुनना है, कौन सा भी सवाल आ सकता है किसी के भी बारे में। हाँ 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 हाँ। तो जिसने नेपाल का स्टडी किया था, उन 4 बच्चों को मैंने बांग्लादेश के सवाल पूछे, जिन्होंने बांग्लादेश का किया था उनको श्रीलंका के सवाल पूछे। ऐसे करते करते सभी बच्चों को सभी वो जो पास वाले देश है उनके बारे में बहुत अच्छा सब मालूम हो गया। ये जो बच्चा काम करते हैं ना, यही उनका क्रिएटिव लर्निंग है। क्रिएटिव लर्निंग कुछ अलग नहीं है। तो हमें खाली ऐसे हमारे भी आइडियाज होने चाहिए, हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि हम क्या दें बच्चों को। जो करिकुलम है उनका वो अच्छा है, बहुत अच्छा है करिकुलम, और एज अप्रोप्रिएट भी है। तो वो करिकुलम खाली टेक्स्ट बुक पढ़ाने से नहीं होगा, वो करिकुलम के लिए हमें और कुछ करना चाहिए। वो कुछ करना है, यानी क्या करना है, जो कुछ करना है वो ज्यादा करना है। लेकिन मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से बोलती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो आप काम करेंगे वो पूरे साल का जो करिकुलम, जो पोर्शन है आपका, उसमें ही वो सब बैठ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, खाली आपको वो टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, वो कहाँ कितने दिन किसके लिए देना है, ये सब करना है। और आप प्रोजेक्ट से गए तो और भी ज्यादा अच्छा है कि प्रोजेक्ट में 2-3। Prachita, you are muted. Prachita, you are muted. नहीं, अभी नहीं हुआ, दोबारा करना पड़ेगा। हाँ, यस। हाँ, आवाज आ रही है? या प्लीज। हेलो। यस, वी कैन हियर यू नाउ। हाँ, तो हमें क्रिएटिव लर्निंग के बारे में ऐसा ये बड़ा शब्द नहीं है। क्रिएटिव लर्निंग यानी थोड़ा सोच के बच्चे अपने आप कैसे सीखे, क्या सीखे, उनकी सोच कैसी बढ़नी चाहिए, इसके बारे में सोच के हम ही बच्चों के
तरफ जाए और बच्चों को ऐसे कुछ काम दे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स खड़े कर दे बच्चों के सामने कि बच्चा सोचने लगे और अपने आप उसके बारे में कुछ काम करने लगे। इतना ही क्रिएटिव लर्निंग का मुझे ऐसा आसान तरीका मुझे मालूम है। तो इसीलिए सिखाने से सीखना, यही बच्चों के बारे में काम होना चाहिए। सिखाने से हम खाली सीख सकते हैं और रट के फिर से बोल सकते हैं, लेकिन लर्निंग में क्या है कि ये जो प्रोसेस है अंदर से आती है, और जो हम अब आज तक सीखे हैं कि स्कीमास डेवलप हो जाती है, एक स्कीमा के बाद दूसरी रिफाइन हो जाती है, और बच्चा सोचते सोचते आगे जाके पहला छोड़ देता है पीछे। जो बच्चा चौथी पांचवी में काम करता है वो उसको खाली एक प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, आगे जाके उसके ऊपर वो बिल्डिंग बनाना वाला है। तो फिर ये जो है काम वो पीछे रहेगा, इसका आगे का जाएगा, लेकिन जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाएगी बच्चों की। इसलिए जो हम अच्छा किया है एनईपी ने कि प्री प्राइमरी से लेके सेकंड तक, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में एक, और आगे का 6 to 8 और 9 to 12, ये जो लेवल्स किए हैं ये एज अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस देने के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने प्री प्राइमरी में से लेके फर्स्ट में बच्चा आ गया तो हमारा रटाना शुरू हो गया कि हम ये लिखो वो लिखो, 5 बार ये लिखो 5 बार वो लिखो, और वो जो सीखने की उर्मी है वो हम खत्म कर देते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। और एनईपी में जो कुछ चीजें बताई है, बहुत सारी बहुत अच्छी चीजें हैं। मुझे मालूम है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अच्छे प्रोग्राम्स बनाते हैं, वो इम्प्लीमेंट होने में बहुत सारी तकलीफें आती है, और तकलीफें आने के बाद जो सामने हमारा जो रूप आता है उसका वो कुछ अलग हो जाता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये जो अभी हम सोच रहे हैं, अभी ये सामने आ रहा है, ये सब अच्छी तरह से यदि इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत सारे बच्चों का उससे फायदा होगा, और बच्चे अच्छी तरह से क्रिएटिव थिंकिंग करने लगेंगे और बच्चों का सीखना बहुत आसान होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं यहाँ मेरा बोलना खत्म करती हूँ, लेकिन आपको कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए, तो थोड़ा सवाल जवाब हो जाएंगे। Prachita, thank you very much for this wonderful talk. Forum is open for the questions. Can I ask the question, Ranjan? आवाज थोड़ा मुझे कम आ रहा है। Sir, please. Hello. Can I ask the Yes, question? sir. Because Sir, please. हाँ, Yes. मेरा जो अभ्यास है प्राचिता, for the last I'm 70 years old, so almost. So we learned schooling 50s and 60s. तो क्या हम ये सब सोचते हैं क्रिएटिव लर्निंग वगैरह, आर वी ट्राइंग टू इम्प्लाई कि जो पहले सिखाया जाता था दैट वाज रॉन्ग, इट हैड नो क्रिएटिविटी? क्योंकि मैं मानता हूं कि एवरी लर्निंग इज क्रिएटिव, सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म क्रिएटिव लर्निंग बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक नॉन क्रिएटिव लर्निंग। कहीं पे हम इम्प्लाई कर रहे हैं कि देयर इज समथिंग लाइक नॉन क्रिएटिव लर्निंग। नो, बच्चा जो सीखता है तो हमेशा क्रिएटिविटी का ही आविष्कार है, बिकॉज इट इज द सोल, द आत्मा का ये एजुकेशन है, उसका एक एक्सपीरियंस है अबाउट द लाइफ। करेक्ट। दूसरी चीज मैंने देखी है, मेरा अभ्यास से मैं पता चलता हूँ कि जो 60s 70s 80s तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम से लोग गए, इफ यू लुक एट द इंडियन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो 60 70 80s में यहाँ सीख के यहाँ का बेस लेके गए और सबके सब बड़े सक्सेसफुल हो गए। दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन सीइंग, बिकॉज़ आई नो लॉट ऑफ पीपल, and somewhere they sent a message that Indian education system actually takes out the best excellence in whatever they do. They became big posts सब लिए। See 80 के बाद में जो IT का exodus हुआ और brain drain हुआ, I'm not talking about that. And somewhere if you look at कि 80 और 90 के बीच में एक ऐसी अवस्था आ गई कि we started changing our education system to cater to the Western world. और वहां पे मैं देखता हूँ कि घात हो गया, बिकॉज देयर आफ्टर दैट एक्सेलेंस वाज लॉस्ट। सो क्या हम एक सूचित करना चाहते हैं कि पहले जो 65 70 80s में सीखे, क्या उस टाइम क्रिएटिविटी नहीं थी? बिकॉज आई लर्नड अंडर दैट सिस्टम एंड मुझे सब मालूम है कि ये आई डिडंट डू दिस, बट स्टिल आई थिंक नॉट ओनली मी, तो मेरी जो सारी जनरेशन थी, दे वर फिट इनफ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। We could apply all that was taught in the textbook. We could apply on our own because every child does it. So इसको learning सिखाया नहीं जाता। Learning तो उसका खुद का एक nature है। जो कहीं पे मुझे नहीं लगता, जैसे मैं देवों का देव महादेव सीरियल बहुत पॉपुलर हुई थी,
उसमें एक एपिसोड में प्रत्यक्ष महादेव को कार्तिकेय आके बताता है कि व्हाई नॉट वी फॉलो दिस न्यू मेथड, व्हाई नॉट वी फॉलो दिस, व्हाई नॉट वी गो दिस वे। एंड महादेव एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, परिणाम। तो इट डजंट रिएक्ट टू प्रोसेस, ये उसका परिणाम क्या होता है। तो मेरे ख्याल से जो सारे नए प्रयोग चल रहे हैं, ये प्रयोग सचमुच गरज के हैं। Has there been established after 25-30 years, ये नए क्रिएटिविटी लर्निंग और क्रिएटिव लर्निंग में सीखे हुए बच्चे कहाँ पहुंच गए, ये अभ्यास हमें करना पड़ेगा। आर दे रियली सक्सेसफुल कैरेक्टराइज्ड काइंड ऑफ चिल्ड्रन, क्या कैरेक्टराइज्ड सिटीजन? क्योंकि पहले मैं मानता था कि 75, 80, 90 तक कोई भी एक दूसरे को बोलता था एजुकेटेड है, तो ये नहीं बोलना पड़ता था कल्चर्ड भी है। एजुकेटेड कल्चर्ड आ जाता था, ये आदमी रास्ते पे थूकेगा नहीं, उसको कोई नियमों की जरूरत नहीं थी। करेक्ट करेक्ट। वो चोरी करेगा नहीं, वो तस्करी करेगा नहीं, वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल नहीं होगा। लेकिन आफ्टर 85-90 लोग, all those criminals are very well educated as per the system, but they belong to the new education system. Yes, तो एक जो कल्चर डेवलप किया था, एक कैरेक्टर डेवलप किया था, कहीं पे मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ थी, कहीं पे वो चेंज में गड़बड़ हो गई। We unnecessarily started following something which was not a successful model. Yes, yes. America, Canada, England, all these societies are actually stressful societies. They are known. And any model that stressful society throws out is bound to be stressful. Yes. And somewhere we started following it blindly under the public schools, Cambridge School, Oxford School, and the parents started falling into that trap. ये मेरा खुद का observation. I'm not challenging anything. The new experimentation happen. But मुझे ऐसा लगता है कि आखिर में एक अच्छा कैरेक्टर तैयार कर सकते हैं. So do you have to really make a change for the sake of change? That could be disastrous. नहीं, मुझे जिन शिक्षकों ने सिखाया टेक्स्ट बुक में ही सिखाया। मेरे एक पंडित टीचर थे, हिंदी की टीच करते थे, भूगोल टीच करते थे। वो इस तरह से सब्जेक्ट को सिखाते थे ना कि लेक्चर के आखिर में उनके भी आंखों में पानी होता था, हमारे भी आंखों पे पानी। Yes, yes. To touch the heart. Don't you think that the teacher has to be more creative than the child? Yes, Today, yes, teacher's creativity is gone. Yes. Sorry, I'm saying something which is contradictory to what we have been hearing. But somewhere मुझे ऐसा लगता है कि education system के लिए can we not have the holistic kind of an approach? Yes. Please देखो आप 65, 70, 80 तक लोग जो गए बाहर, they have all been very successful. They have excelled in every field. आज जो हम देख रहे हैं ना, वो सब वहां से तैयार होके गए. And they came back. They succeeded, and they never settled in America. Most of them. Yes. Who settled was the traders and the IT people. Yes. उन्होंने अपना काम करके वापस आ गए. No, so somewhere that education और culture का मेरे ख्याल से divorce हो गया ना, वहीं पे घात शुरू हो गया. Because that culture was creative culture. Culture means creativity. और एक बात है कि अब पहले जो आप जिस काल के बारे में बोल रहे हैं, वो सब टीचर्स थे ना, वो डेडिकेटेड थे. Absolutely, I agree. खाली Can we वो bring back that गुरुजी थे dedication? हमारे. मेरा कहने का मतलब ये है दादी वो गुरुजी थे. अभी मैं जिला परिषद के साथ काम कर रही हूँ, बहुत सारे टीचर्स के साथ काम कर रही हूँ. तो वो टीचर्स का एम कुछ अलग है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो टीचर हो गए हैं. और वो स्कूल में भी बहुत कम समय तक रहते हैं. बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी है कि वो बोलते हैं कि दूसरा काम हमारा सब बंद कर दो, हमको खाली सिखाने के लिए बोलो, तो हम बच्चों के काम अच्छे करेंगे. ऐसा भी बोलने वाले शिक्षक है. लेकिन बहुत सारे शिक्षक है कि वही बच्चों, मेरे ख्याल से कहीं पे तो बच्चे कैसे गया ना कि अगर आप देखोगे कि 80-85 के बाद इंडिया की जो एक चेंज आ गया, कल्चरल चेंज आ गया, वहां पे शिक्षा और सुबत्ता का संबंध टूट गया. तब तक जो शिक्षित है, शिक्षा ये है, वो सुबत्त होगा. सुबत्त बनने का एक रास्ता शिक्षा थी. नहीं, यहाँ हमने देखा कि जैसे भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, जैसे करप्शन आ गया जिंदगी में, तो कहीं पे बच्चों को लगने लगा कि शिक्षा पाने से कुछ नहीं होगा. If I have to be wealthy. Where we lost that basic idea of Vivekananda, when wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost, and character is lost, everything is lost. So कहीं पे ये वाक्य वहां से बंद हो गया. For whatever reasons, I have not read it for last 30 years, and I used to read it daily during my childhood time. Book में हुआ करता था, टेक्स्ट बुक में हुआ करता था,
नोटबुक के नीचे हुआ करता था, समवेयर आई थिंक इट इज मिसिंग। सो इंस्टेड ऑफ, और आप जो कहते हैं ना, बिल्कुल मानता हूँ, ये एक शोजी करके जापानीज आदमी ने बहुत बड़ी क्रांति की, ब्रेक थ्रू नाम का उन्होंने टीचिंग मेथड बनाया, और उन्होंने बिल्कुल यही किया जो आपने कहा ना, कि वही किया कि भाई आधा घंटा जाके बस स्टॉप पे खड़े हो जाओ, वहां ऑब्जर्वेशन करके आ जाओ क्लास में, देन विल डिस्कस। नहीं, सो ऑब्जर्वेशन वाज बेसिकली अ सोल ऑफ हिज टीचिंग। बट वो करता था जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट हुए हैं, जो बच्चे एग्जीक्यूटिव लेवल पे आए हैं, उनके लिए करता था। सो समवेयर दैट इज वेरी इसेंशियल, एक्सपीरियंशियल एक्सेलेंस वेरी इसेंशियल। बट कहीं पे मुझे लगता है कि बच्चे आर ऑलरेडी क्रिएटिव, सो all that we need to give them a direction, not change their creativity the way we want. yes correct. You getting this point? और वो जो डिवोशन है ना, प्राची भाई, भूगोल में हम लोगों ने प्रयोग नहीं किए, बट भूगोल में हम कम नहीं रहे। हम खुद पढ़ते थे, बिकॉज आवर टीचर्स यूज्ड टू से गो एंड रीड द एटलस। एटलस पढ़ना हमारे लिए उत्सुकता थी, अमेरिका के। लेकिन आपने एटलस देखा है, अभी बच्चे देखते भी नहीं है, मैप भी देखते नहीं है और भूगोल सीखते हैं। नहीं देखते नहीं, बिकॉज़ दे हैव ये गॉन जो इनटू है द क्योंकि टीचर को टाइम नहीं है, क्लासरूम बहुत बड़ा है, स्टूडेंट्स की आपसे पूरा नंबर्स है वो सहमत बड़े हैं। हूँ प्राची भाई, मैं पूरा सहमत हूँ, क्योंकि बच्चे ने न्यू एजुकेशन सिस्टम में डेवलप हो रहे हैं। पहले तो एटलस हमारे पास रहते थे, सो आई मीन विदाउट एनीबॉडी टेलिंग अस वी एक्सपेरिमेंटेड एंड लर्नड, बिकॉज़ दैट एबिलिटी, आपने राइटली कहा कि हर बच्चे में वो कैपेसिटी एंड एबिलिटी रहती है। ऑल दैट वी शुड इज एनकरेज। पहले पेरेंट्स एनकरेज करते थे। नहीं, मैं क्या करता था, महाराष्ट्र टाइम्स में हर रोज एक छोटा सा कॉर्नर आता था साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रयोग करके, वो मैं कितनी बरसों से काट के मैंने एक नोटबुक बनाई थी। उसके ऊपर बहुत अभ्यास किया था, निबंध लिखे थे, और दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ माय स्कूल करिकुलम, बट इट सपोर्टेड माय स्कूल करिकुलम। आप किसी ने बोला नहीं था, फिर भी आपने किया था। नहीं बोला, नॉट ओनली मी, मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे करने लगे मेरा देख के। Then we used to discuss outside the class about this. Now, why can we not create that kind of environment instead of? मुझे ऐसे कभी लगता है कि we are, हमारे जो changes, हमारे ड्रीम है, हम उनके ऊपर थोप रहे हैं। See, is it a dream of the educationist? Is it a dream of a teacher, or it should be a dream of the child? नहीं, कहीं पे हमें लगता है कि चेंज होना चाहिए, शायद बच्चे के लिए उचित हो ना हो, मुझे नहीं पता। नहीं, नॉट ओनली अबाउट दिस, जितने लोग बोल रहे हैं ना एजुकेशन में चेंज आना चाहिए, क्रिएटिविटी लानी चाहिए, प्रॉब्ली दे आर एक्सप्रेसिंग देयर ओन व्यूज एंड दे आर एक्सप्रेसिंग देयर ओन ओपिनियंस, बट स्टिल 25 वर्षों के बाद पता चलेगा जो बच्चे इसमें से गए कहाँ तक पहुंचे, क्या हुआ उनका जिंदगी में, व्हाट कैरेक्टर दे बिल्ट अप, नहीं समाज के लिए कितना उपयोगी पड़े। नहीं, ये जो अभ्यास होना चाहिए ना, मेरे ख्याल से somebody has to understand that. Are you getting this point? आज वो भूगोल अच्छा बनाएंगे, लेकिन वो काम आएगा क्या उसको as a person, as an individual? That is my question. Sorry for asking all these questions, but I think there should be clarity. ना, otherwise एक अंधश्रद्धा तैयार हो जाएगी, which is not okay for anyone. मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्कूलों में क्या चल रहा है ना, कि पहले जो आप बोल रहे हैं कि वहाँ जब उस टाइम के टीचर्स जो थे वो हमारे गुरुजी थे, तो हमको जो सिखाते थे सब मन में रहता था। जो हमारे टीचर्स अच्छे थे वो सब अभी भी याद है, जब सामने आएंगे तो माथा झुकता है। ये जो होता है ना, अभी के टीचर्स और बच्चों में ये रिलेशन नहीं है। सच में देखेंगे तो वो इन्वॉल्वमेंट टीचर की भी जो बच्चों में होने चाहिए वो भी नहीं हो सकती है, क्योंकि 80 स्टूडेंट्स है क्लास में, तो टीचर को पता ही नहीं चलता कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है और कहाँ है। ये जो गैप है ना, वो पहले मिटानी चाहिए। क्लास की संख्या कम होनी चाहिए, बच्चों के प्रति वो लेवल पे काम करना चाहिए। वो उस लेवल पे काम हो जाएगा तो ये हो जाएगा। आपने जो घटना का बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, एक नई घटना बननी चाहिए जो मेरे ख्याल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ब्रिंग आउट, क्योंकि वहां पे उन्होंने टीचर्स टू स्टूडेंट रेशो should be not more than 15. I think इतना होगा तो आप उसको अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं। और इसीलिए जो बच्चे सामने आते हैं उनको खाली सिखाना, और जिनको समझ में आ गया वो आगे गए, जिनको समझ में ना आ गया वो पीछे रह गए। ऐसा जो है ना, तो जिम्मेदारी टीचर की कुछ नहीं रहती है। मैं भी जब स्कूल में थी ना, तो टीचर घर में आके हमको पढ़ाती थी जो कुछ समझ में नहीं आया था। अभी टीचर को इतना टाइम नहीं है, और हम उनको दोष भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं तो वो भी नहीं ऐसा काम कर सकते। लेकिन ये जो इन्वॉल्वमेंट है, ये जब बढ़ जाएगी तो ये सब हो जाएगा।
सही बात है. Can we not increase the teachers instead of adjusting something else? Can we not fall back to our earlier system before 70s? Yes, Because yes. it was tested, proven, established. तो उसको हाँ. क्यों छोड़ा हमने? पता Yes, नहीं. yes. इसलिए करिकुलम को भी बहुत सारे लोग दोष हाँ, देते हैं, हाँ, लेकिन हम नहीं देते क्योंकि हाँ. करिकुलम अच्छा है, बहुत हमने अच्छी तरह से मॉडल जो बनाया फॉलो गया है, करना हम लगे भी ना, वही से आगे गए हैं. हम गलत मॉडल हाँ. फॉलो करने लगे. दैट इज अ प्रॉब्लम. Yes, हमने yes, कहीं पे correct. मान लिया कि इंग्लिश बोलना ही चाहिए. नहीं, उसका हाँ. हाईफाई बोलना चाहिए, उसको सैटेलाइट वो जो समझना बीच बीच में अलग अलग जो आते हैं ना, GR सामने आते हैं, और सब जो उल्टा पलटा हो जाता है ना, वो सब खत्म होना चाहिए. बाकी कुछ नहीं है. चाहिए. सही एक बात है. सिस्टम आनी चाहिए और वो ही स्टडी रहनी चाहिए, तो बहुत अच्छा. सारे प्रॉब्लम्स छूट जाएंगे. थैंक यू वेरी मच आदित्य जी. थैंक यू फॉर हाँ, अंडरस्टैंडिंग. ऐसा लगता है मुझे. थैंक यू. हाँ दिशा जी. दिशा. हेलो, जय गुरुदेव. हाँ दिशा, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. हाँ, दिशा किसने हाथ ऊपर उठाया? हाँ, तो मेरा ये जैसे अभी ये सब डिस्कशन चल रहा था कि नए टीचर्स में डिटर्मिनेशन नहीं है, ये नहीं वो नहीं. तो एक्चुअली मैंने जितना देखा है, मेरे एक्सपीरियंस में जितना है, उसमें मैंने ये देखा है कि जो भी रिसेंट ग्रेजुएट्स है या जो भी है, जैसे न्यू एज, मतलब जिनको अभी फ्रेशर्स है कोई भी फील्ड में, उनको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा उत्सुकता होती है कि हाँ मैं क्या करूँ जिससे मतलब मेरे जो बच्चे हैं, मैं जिनको सिखाती हूँ उनको अच्छे से सिखा पाऊँ, ये करूँ वो करूँ. पर जैसे जैसे एज होती जाती है, वैसे वैसे जो सीनियर टीचर्स होते हैं उनकी शायद मेंटालिटी ऐसे होती है कि नहीं, मतलब सेम ही काम करना है रोज, या फिर मतलब. तो मैं एक स्कूल में गई थी, वहां पे जितने भी यंग टीचर्स थे ना, वो आउट ऑफ द करिकुलम भी बहुत सारी रिसर्चेस और बहुत सब देख के आते थे कि मैं भी नेक्स्ट टाइम जब, तो दे यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्लास. पर जो भी सीनियर टीचर्स थे, दे वर लाइक कि नहीं, ये सब मुझे पता है, तो मुझे जाके सिर्फ यही बोलना है. और उनकी ट्रेनिंग सेशंस भी होती है, तो भी मतलब ऐसे सुनने में आया है वैसे कि मतलब जो सीनियर टीचर्स होते हैं उनका ये सेट पैटर्न हो जाता है कि नहीं, हमको मतलब हमको आता है, तो हमको मत सिखाओ कैसे सिखाना है, वैसा. तो करेक्ट. तो मतलब मुझे ये क्वेश्चन हो रहा है कि मतलब इसको कैसे हम टैकल करें. जैसे अगर डिटर्मिनेशन ही प्रॉब्लम है, तो मतलब फिर तो ये जो ओल्ड एज, मतलब जो भी एक्सपीरियंस है उनमें ज्यादा ऐसे होना चाहिए ना कुछ, बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस. तो मतलब व्हाई दिस डिस्क्रिपेंसी? यस, हमने डीएड और बीएड से एग्जाम पास आउट जो होते हैं ना, वो लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उनके साथ काम किया है. वो इतने इंथु होते हैं ना कि कुछ जाके हम कुछ ना कुछ तो करें. हाँ, तो वो आप जैसा बोल रही है वैसे वो काम में लग जाते हैं. तो जब वो काम करने लगते हैं, तो जो बड़े वाले होते हैं, ये शाइनिंग कर रहे हैं या अभी नए आए हैं, कितने साल तक ये करेंगे, थोड़ी देर के बाद वो छोड़ देंगे, ऐसा ही उनको एनकरेज नहीं करते हैं, नाउम्मीद ही ज्यादा करते हैं. तो ये होता रहता है. लेकिन ऐसे भी टीचर्स मैंने देखे हैं कि ये सब में खड़े होके भी वो बच्चों के लिए काम कर सकते हैं. तो फिर ये मन का है सब. जैसे मैं बोल रही थी कि लर्निंग अंदर से आता है, वैसे ही ये डिटर्मिनेशन अंदर से होना चाहिए. और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं किस लिए टीचर बना हूँ, तो मुझे जो कुछ काम करना है उसके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए. इसी से ही ये होगा. और इसके लिए कुछ ना कुछ तो ये कोर्सेस में होना चाहिए. ये जो टीचर्स पहले अभी बड़े हो गए हैं, बन चुके हैं, तो उनको भी बार बार थोड़ा रिफ्रेश करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. तो इससे ये प्रॉब्लम कम हो सकता है क्या, देखा जाएगा. ये आपने बोला वो सही है. वो जो करने लगते हैं उनको थोड़ा पीछे ही रखते हैं, नहीं मत करना है, क्योंकि जो नहीं कर रहे हैं ना, उनके बारे में तो नाम खराब हो जाता है. इसलिए कर रहे हैं, वो शाइनिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है. तो ये हर एक जगह है, जैसे स्कूल में भी है. लेकिन जो आप बच्चों से पूछे, तो बच्चों को कौन से टीचर अच्छे लगते हैं, जो नए आए हैं, वो उनके साथ ज्यादा लगाव रखते हैं, उनमें इन्वॉल्व है, ज्यादा अच्छी तरह से उनको सिखा, वो अच्छे लगते हैं. तो ये नाप सकते हैं हम कि कौन से टीचर अच्छे है, कौन से नहीं है, और कितने देर तक वो चलता रहता है. ये प्रॉब्लम है, ये मुझे भी पता है. पर हाँ, ये तो है. और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब तो अगर पहले इतने ज्यादा डिटर्मिनेशन वाले टीचर्स थे, तो अभी क्या हो गया, मतलब क्यों इतना ज्यादा कुछ उलट पुलट हो गया, कैसे, और इसको सही कैसे कर सकते हैं? हाँ, मैंने प्राइवेट स्कूल्स पे और जिला परिषद में इतने सारे टीचर्स ऐसे देखे हैं कि जो
पैसा देके शिक्षक भर्ती में आ गए हैं और उन्होंने बहुत सारे लैक्स में पैसे दिए हैं किसी को, और वो टीचर होके आया है, वो भी जूनियर टीचर है, वो पक्का टीचर अभी तक बना नहीं है और आगे जाके वो बनेगा ऐसा है। पहले उनको ज्यादा पेमेंट भी नहीं है, लेकिन टीचर होना है क्योंकि बाकी कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स इस फील्ड में आ गए। पहले क्या था, अभी गुरुजी ने जो बताया कि वो डेडिकेशन था कि मुझे टीचर होना है, इसलिए जो लोग आते थे वो अलग थे। अभी कुछ नहीं हो रहा है तो चलो टीचर बनते, ऐसा जो हो रहा है, ये भी दोनों को थोड़ा। हम तो जब टीचर्स लेते थे ना, सिलेक्शन करते थे, तो पहले बच्चों के प्रति कितना प्यार है वो देखते थे, कितना लगाव है, कितने उनको मालूम है कि कौन सा बच्चा क्या कर सकता है, इसके बारे में पहले सवाल पूछते थे। फिर नजर के सामने आता था कि ये क्या कौन से लेवल पे है बच्चों के साथ काम करने में, फिर हम सिलेक्शन करते थे। अभी वो ऐसा नहीं होता है ना, ये क्या दुर्भाग्य की चीज है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और कई अभी हम दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों के बारे में जानते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है, ये चल रहा है, तो कई कई जगह ऐसा हो सकता है, तो बाकी की जगह भी होना चाहिए। Can I say something, Disha, on both the questions? Yes, sir. हाँ हाँ, See, पहली चीज तो आप हमेशा देखना कि there's always a resistance to change. तो केवल स्कूल में, एजुकेशन में नहीं, सभी जगह है, जॉब्स में होता है, एम्प्लॉयमेंट में होता है। When I was a young manager at the age of 26 years and was in a responsible position, मैंने बहुत फेस किया, लोग रेजिस्टेंस करके। वहाँ एक ही अपना काम रहता है कि अपने को अडल रहना चाहिए और दिखावा नहीं करना चाहिए। So that is something which bothers them. You are trying to show you are different, so never show that you are different. Keep on doing work differently. और जब उसके रिजल्ट आते हैं ना, वो रिजल्ट्स एक्चुअली चेंज देम। So if you we are more involved in process कि मैं तुमसे अलग हूँ, मैं नया हूँ, तुम फेडेड हो गए, तुम जेडेड हो गए, नहीं तुम्हारे से नहीं होता, मैं कर सकता हूँ। ये जो एक चैलेंज है, ये जो भाषा है ना, वो शायद उनको पुट ऑफ करती है। तो मैं जरूर एक सलाह दूंगा नए टीचर्स को कि पहली चीज तो डोंट ट्राई टू शो यू आर डिफरेंट, जस्ट बी डिफरेंट। टीच, गो टू द क्लास एंड टीच द सेम टेक्स्ट इन अ डिफरेंट वे। एंड ये जब फर्क होगा ना बच्चों में, तो बाकी टीचर्स मुंह में उंगली डाल के देखेंगे ये कैसा हो गया, बिकॉज इट हैपेंड विद मी इन कॉर्पोरेट। आई नेवर टॉक्ड अबाउट व्हाट आई एम डिफरेंट, आई एम एमबीए, आप लोग नहीं, ऐसे कभी कभी नहीं बताया। लेकिन जब से रिजल्ट आने लगे 1-2 महीने के बाद, they came to me and say, what did you do? Are you getting this point? So एक resistance to change is a very very common thing. दूसरी चीज आपने कही कि how they get fed up, because you know somewhere वो respect चला गया। मैं पहले टीचर में जानता था बहुत गरीब थे, but they were not shy of their poverty. उनको ऐसा नहीं लगा कि मेरा वीकनेस है। No, they were not lifestyle oriented. But जैसे आप देखते हैं कई वर्षों में lifestyle, the style became more important in their life, and that is where the problem began. अभी लोग मैंने देखे हैं, जैसे अभी आदित्य जी ने बताया, लोग पैसा देके भी टीचर बनते हैं, जैसे लोग पैसा देके पुलिस ऑफिसर बनते हैं, जैसे लोग पैसा देके डॉक्टर बनते हैं। नहीं, और ये जो आते हैं वो पैसा कमाने के हिसाब से आते हैं। टीचिंग इज फार अवे फ्रॉम व्हाट देयर फिलॉसफीज। दे वांट अ सिक्योर जॉब। एक स्कूल में टीचर है, परमानेंट हो गया, अभी उसको कोई निकाल नहीं सकता। सी दैट इज द होल प्रॉब्लम। पहले टीचर्स वर नॉट नेसेसरली सिक्योर, उनको बता सकते थे मैनेजमेंट कि जाओ कल से मत आना, एंड दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट बिकॉज दे नेवर थॉट अबाउट दिस। द होल ओरिएंटेशन वाज टुवर्ड टीचिंग एंड लर्निंग। Are you getting this point? So somewhere I think we need to appreciate this. Are you getting this point? So ये तो होने वाला है। नए टीचर्स उसको कैसे फेस करते हैं चैलेंज को, हाउ क्रिएटिव दे कैन बिकम विदाउट शोइंग ऑफ। नहीं, हमें जल्दी पड़ती है कि देखो मैं अलग तरह से सीख रहा हूँ। इसलिए मेरा क्वेश्चन आदित्य जी को पहले भी था, व्हाई डू वी हैव टू बी डिफरेंट, व्हाई डू वी हैव टू शो दैट वी आर डिफरेंट? क्योंकि कहीं पे एक सिग्नल हम भेजते हैं कि तुम करते थे गलत था। नहीं, इवन ट्रेन में मैं देखता हूँ एक आदमी बैठा है खिड़की पे, नहीं, और वो खिड़की बंद करके बैठा है, दूसरा आदमी आके बैठता है, पहली खिड़की खोलता है, because somewhere he feels that पहला आदमी मूर्ख था। I think that should not be shown. And then he also closes. जब बहुत ज्यादा हवा आती है उसको भी, तो उसको पता चलता है उसका कारण क्या था। But the first reaction is that I am smarter than you. ये कहीं पे नहीं होना चाहिए। नहीं, that's why I say that teacher should be more cultured. The cultured teacher can produce the cultured student. नहीं, अगर टीचर में कल्चर नहीं है, टीचर क्रिएटिव नहीं है,
तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चे को हम क्रिएटिव बना सकते, दे आर ऑलरेडी क्रिएटिव, बट उनको एक दिशा देना, डायरेक्शन देना, आई थिंक दैट इज ऑल द टीचर्स कैन डू, व्हिच अर्लियर टीचर्स डिड। नहीं, अरविंदो का बहुत सुंदर पुस्तक है अ ट्रू टीचर करके, आई थिंक एवरी टीचर शुड रीड दैट। मैं नहीं सूचित करना चाहता हूँ कि टीचर को गरीब रहना चाहिए, गवर्नमेंट हैज टू रियली सपोर्ट द टीचर्स इकोनॉमिक एबिलिटीज, कहीं पे उनको सिक्योरिटी आनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी शुड इवैल्यूएट देम ऑन द टीचिंग एक्सेलेंस, not because they're the teacher they are secure, but because they're the good teacher they are secure. So somewhere ये policy change होनी चाहिए, ये outlook change होना चाहिए. I think that's all I can say, Disha and Aditi ji. Yeah, thank you for some Yes. very good questions here. Thank you. I think Vivek has some question to ask. Yeah, Vivek. Yeah, good evening, everyone. Hello. Yeah, good evening. You're audible. Good. Yeah, I would just like to share some things. I kind of have been teaching since 20 years. 20 साल से मैं सिखा रहा हूँ. और just recently in the past 2-3 years, I did this experiment. I never believed in scolding or imposing my ego on the students. But I always used to feel कि naturally मुझे उनका attention draw करना चाहिए. So कुछ before COVID, just 1 year before COVID, I did this experiment. और मैंने लिटरली क्लास में एंटर होते ही, द क्लास वाज अबाउट 80 स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली 80 स्टूडेंट्स, और मैंने हारा पे शिफ्ट किया एंड इट वाज अ मिराकुलस मोमेंट कि जब 80 स्टूडेंट्स लिटरली जस्ट बाय शिफ्टिंग माय शिफ्टिंग टू हारा, दे ऑल काइंड ऑफ ड्रू देयर अटेंशन टुवर्ड्स मी, दे बिकेम क्वाइट विदाउट इवन मी अटरिंग अ सिंगल वर्ड. सो आई फील कि a model of 60s or 70s or maybe the current scenario of 2022, any individual who works on the field of consciousness or the field of intention would obviously be naturally be able to draw attention of the students without even uttering a single word. वो एक्सपेरिमेंट एक सक्सेसफुल था. जब भी मैं हारा पे शिफ्ट करता था तो पूरे स्टूडेंट्स अपने आप विदाउट इवन अ मोमेंट बीइंग डिस्ट्रॉयड or without even consuming a second, they all used to look at me instantly whenever I used to shift to Hara. So I feel somewhere we need to work at the field of consciousness rather than designing a model which is addressing their physical levels. करेक्ट. और दूसरी बात यह है ना कि बच्चों को अभी बाहर बहुत ज्यादा एक्सपोजर है. जैसे कि गुरुजी ने बताया कि पहले घर में बच्चे रहते थे, स्कूल में जाते थे तो नया सीखने को मिलता था. अभी बच्चा बाहर भी बहुत कुछ सीखता है और क्लास में आके उसको कुछ तो इंटरेस्टिंग मिला तो वो वहां रह जाएगा और वहां उसका चित्त आएगा, ऐसा मुझे लगता है. तो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सभी टीचर्स को भी बताना चाहिए और सभी के बच्चे ऐसे करेंगे और ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा. Yeah, thank you, मुझे Aditi. सवाल नहीं आपका. Yeah, सवाल आपका, आपने खाली शेयर किया आपका एक्सपीरियंस, करेक्ट? नहीं, सवाल मेरा ऐसा है कि हमको फिजिकल लेवल के हिसाब से देखना चाहिए लाइफ को, या फिर वो जो कॉन्शियसनेस की फील्ड है और वो टीचर जो एक्चुअली एम्पावर्ड होता है, जो फोर्स नहीं करता स्टूडेंट्स को लेकिन अपने नेचुरल एक प्योरिटी और पावर के हिसाब से ऑपरेट करता है, हमको किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए? दैट इज माय क्वेश्चन. इसके बारे में जो मैंने कुछ पढ़ा है, ऐसा भी है कि बच्चों में फिजिकल एबिलिटी बहुत रहती है और यदि फिजिकल उनको एक्सपोजर नहीं मिला, खेल कूद में वो ज्यादा नहीं गए तो बच्चे क्लास में थोड़ी देर के बाद बैठ नहीं सकते हैं और वो अपना माइंड चेंज करके इधर उधर दूसरों को तकलीफ दे, ऐसा वैसा करने लगते हैं और उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता है. तो बीच बीच में जैसे कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है बड़े लोगों का वो 40 मिनट्स का है, वैसे बच्चों का थोड़ा कम है. तो थोड़ा टाइम के बाद बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी भी दे देना. क्लास में भी आपके 80 है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्लास में ही थोड़ा बच्चों को हाथ पाए हिलाने के लिए कुछ तो बोले हम, तो उसके बाद बच्चा अच्छा सीखता है. ये ब्रेन डेवलपमेंट भी हमें बताता है कि जितना फिजिकल एक्टिविटीज हो जाए उतना ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है. तो ये भी करके देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद
ये फिजिकल कुछ एक्टिविटीज करने के बाद भी बच्चा सीखता है क्या, अटेंशन देता है क्या? Thank you प्राचीताई, thank you for the questions also. I think यस, थैंक यू. समय का limitations देखते हुए we are हाँ, coming to यस. end of the session. Thank you प्राचीताई. I'm just summing up. प्राचीताई ने कहा पेरेंट्स एंड टीचर्स को उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट सलाह दी, यू नीड टू बी पेशेंट. सो सबसे पहले अगर पेशेंस किसी का बढ़ाना है, बहुत बार वो बोलते हैं कि अरे चुप बैठो, तो उससे पहले पेरेंट्स को और टीचर्स को चुप बैठना चाहिए और सुनना चाहिए बच्चों की तरफ. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस प्राचीताई गिव. और पेरेंट्स और टीचर्स को गलत दूर रहना चाहिए कि वो कुछ सिखा रहे हैं, वो कुछ सिखा नहीं रहे. उनको ईगो से दूर रहना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि हम सिखा नहीं सकते. गुरुजी भी बार बार प्राचीताई यही कहते हैं कि नथिंग कैन बी टॉट बट एवरीथिंग कैन बी लर्न. तो यही प्रिंसिपल दोबारा बताया. थैंक यू फॉर दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल. और उसके साथ आपने ये भी बोला कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को बड़ा होना है, टुगेदर दे नीड टू. तो इसलिए उनको अपडेट भी होना पड़ेगा, अपग्रेड भी करना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा. और क्रिएटिव लर्निंग इज नथिंग बट गिविंग देम द प्रॉब्लम्स. उनके सामने कोई समस्या रखनी है, समस्या के साथ उनको प्रोत्साहन देना है कि वो ही उसका विकल्प ढूंढे, हल ढूंढे. अगर कहीं पे आलस दिखाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एक स्मॉल पुश देना है, उनके लिए ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए उनको मजबूर करना है और देखना है कि वही अल्टीमेटली वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़े. और ये भी ध्यान रखना है टीचर को कि इस तरह के प्रोजेक्ट के द्वारा हम जो उनको सिखा रहे हैं उसको इवेल्युएट भी डिफरेंट करना है. और आपने ये भी कहा लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस इज की टू एजुकेशन. तो टीचर्स और को सबसे पहले क्रिएटिव होना पड़ेगा. गुरुजी ने भी कहा कि टीचर्स और पेरेंट्स जितने क्रिएटिव होंगे उतने ही उनके सामने अच्छे विकल्प होंगे कि वो बच्चों को माहौल दे, वो एक एनवायरनमेंट दे जिसमें बच्चे सीख सके. और हमें डेडिकेटेड और पैशनेट टीचर्स की और डेडिकेटेड और पैशनेट पेरेंट्स की तलाश है. जो प्राचीताई ने भी डेडिकेटेड टीचर्स चाहिए. मतलब यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि आपने कहा कि जब भी आप टीचर्स चुनती थी तब देखते थे कि बच्चों के साथ उनका कितना लगाव है, बच्चों के साथ वो कैसे बिहेव कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. तो ग्रेट एजुकेटर गीजूबाई बधेका, जिनको मूंछ वाली माँ कहा जाता था, मतलब वो उनके बच्चों के नजदीक होते थे कि बच्चों को देखकर उनको पता चलता था कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है या बच्चा क्यों मायूस है, उसका किस हालात से गुजर रहा है. तो इस तरह के डेडिकेटेड और पैशनेट टीचर्स और पेरेंट्स हो गए तो बच्चे तो अपने आप उस रास्ते पर चलेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर डिलीवरिंग अ वेरी नाइस. थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल ये मौका देने के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ. And I give the forum to the Amol for officially placing on record vote of thanks. Amol, over to you. Thank you, Pranjal. Jai Gurudev, everybody. Jai Gurudev, प्राचीताई. ऐसे प्रांजल ने और गुरुजी ने ऑलरेडी बोला है, मैं बस उसको दोहराना चाहूंगा कि आज हमने बहुत कुछ सीखा आपसे प्राचीताई. एक नया डायमेंशन मिला सीखने के लिए कि टीचिंग और क्रिएटिव लर्निंग. तो इसके बारे में आपने जो बताया उसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके, क्योंकि अब अभी तक बहुत सारे लोग हम में से यही सोच रहे थे कि हम सिखाते बच्चों को, टीचर सिखाते बच्चों को, पर आपने जो नई दिशा दी है तो उसकी वजह से हमारा भी थिंकिंग अभी चेंज हो जाएगा. और आपने जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकली जो बच्चों के सामने बच्चों के साथ किए, जैसे कि वो डिस्टेंस आपने नापा नासिक से सोलापुर का, तो उसमें आपने खुद क्रिएटिविटी यूज करी है. तो जैसे अभी गुरुजी ने और आपने बताया कि टीचर की पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको खुद को क्रिएटिव होना चाहिए. I think when the teacher is creative, it will inculcate the creativity in the children. So thank you for sharing these new aspects with us, which will be useful for all of us to groom the next generation. और एक चीज का मुझे यहाँ पर मतलब I experienced while you were talking, the philosophy on which you were speaking, right? It is very close to DSBPL philosophy as well. जैसे आपने differential evaluation के बारे में बताया कि evaluation का सिस्टम भी अलग अलग होना चाहिए हर एक बच्चे के लिए, because everybody is different. तो गुरुजी has exactly shared the same vision. हमारे DSBPL के वेबसाइट पे भी वो वीडियो है डिफरेंशियल इवैल्यूएशन के बारे में. तो अगर आपको और ऑडियंस में किसी को भी समय मिलेगा तो जरूर देखिए. इट इज इन लाइन विद व्हाट यू आर आल्सो सेइंग प्राचीताई.
और जैसे आपने इसके बारे में बताया कि जैसे इंफॉर्मेशन नॉलेज, तो ये भी एक DSPPL का ही एक फिलॉसफी है कि जैसे IKEW मॉडल हम लोग बोलते हैं, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, नॉलेज से एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस से फिर फाइनली विजडम की तरफ. So I am very happy that we are kind of sharing the same philosophy. So I really thank you from the bottom of my heart for sharing so simplistically that we were able to understand everything that you shared without using any heavy terms. So thank you once again. Thank you. And I think I'll also use this opportunity to announce the Thank you. forthcoming program to everybody. तो अभी नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो फुल मून सेशन होगा. आज का न्यू मून सेशन था, तो नेक्स्ट फुल मून सेशन होगा 10th of September को, और द सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन करियर डेवलपमेंट. तो इसके स्पीकर है रोहित खड़कीकर जी, जो खुद एक्स रणजी क्रिकेट प्लेयर महाराष्ट्र से रह चुके हैं, और वो अभी मल्टीनेशनल कंपनी में भी एक अच्छे हुद्दे पे, अच्छे पोजीशन पे हैं. तो he has seen both the worlds. He has seen career and he has seen the sports also. So we will see how what is the importance of sports in career development. So please do attend and also invite your friends and like-minded people who would like to join. Thank you very much. Pranjal, over to you. Yeah, thank you, Amol, for keeping on record. Vote of thanks. And now I hand it over to Ashish ji, जो हमारा बहुत important newsletter हम दे रहे हैं उसके बारे में. So Ashish ji, over to you. Yes, Jai Gurudev. Pranjal Dada, can you make me the co-host? I want to share the screen. Yeah. 1 minute. Yeah. Okay, thank you. Is my screen visible? Yes. Okay. So as Amol Dada mentioned the philosophy of DSPPL, and हमने प्राचिता से भी आज सुना कि basically we are trying to create a medium for learning of students. So एक ऐसा ही एक medium हम as part of initiative from DSPPL एक digital newsletter का लाए हैं which is called as Chaitanya the Light Within. ये newsletter we have started from the auspicious day of Guru Purnima. 13 जुलाई से हमने start किया है with a basic intention to inculcate a habit of reading. Basically इस age में जब आप सब बच्चे जो इस program को सुन रहे हैं, parents सुन रहे हैं, teachers सुन रहे हैं, the primary aim of kids in these students years should be to study, to explore, to gain knowledge, and then एक asset बनने के लिए, जैसे गुरुजी बोलते हैं, you should always be an asset for the better future of this world. लेकिन present generation kids, due to their increased screen time, mobile बोल लो या laptop बोल लो, they are largely spending time watching content which distracts them from this purpose. So इस newsletter के माध्यम से हम उनका एक interest इस reading में भी लाना चाहते हैं. These newsletters are having articles, stories, comics on different subjects actually. Our focus areas are like fascinating topics like space, astronomy, sports, festivals, science, technology. Then situational awareness, जैसे good habits, value education, coexistence. Also introducing the dimension of spirituality, fun and frolic. उसमें हम लोग quiz भी रखते हैं, puzzles रखते हैं newsletter में. तो एक काफी अच्छा हमारा ये initiative है. The first edition on Guru Purnima, it had a varied of topics of the content. जैसे it started with Guruji's message on Guru Purnima. फिर एक अच्छी story थी Boy and Kite की जो कृपा मैडम ने share की थी. फिर हमने value education को कैसे सिखाया जाए, तो एक comics के माध्यम से हम सिखाना चाहते हैं. Comic strips हम लोग ला रहे हैं हर एक edition में. तो we started with life is all about sharing. एक story हमने in a comics medium से वो share की. Then we shared some article on like सच्ची अच्छी कहानियाँ, जहाँ पे we shared true accounts, मतलब जहाँ पे किसी ने कोई अच्छा काम किया है, acts of goodness की है, तो उसके बारे में वहाँ पे लिखा है. And then we had a quiz, interactive quiz, so that we can interact with the students reading the newsletters. Second edition came on 1st August 2022, जिसमें हम लोग ने काफी अच्छे दूसरे टॉपिक्स लिए, जैसे कि significance of 108 beats in Japmala,
क्या है उसके पीछे का, व्हाट इज द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ 108। फिर हमारे बीच में एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट है मिस्टर सुनील कुलकर्णी, वो एक्स महिंद्रा एम्प्लॉय है, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहाँ पे उन्होंने शेयर की कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन टुडेज इंडस्ट्री सर्वाइव करने के लिए, द मिक्सचर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, कैसे उसको यूज किया जाए। ही शेयर्ड हिज व्यूज। वी ऑल्सो हैड सम कॉमिक्स अगेन इस बार हमने टॉपिक चुना था to show kids that nature is the best teacher, and then we had the crossword puzzle. Third edition came out on 16th of August. Isme again we had wonderful articles on various topics with Ayurvedic clock, हमारा बॉडी कैसे एक इनहेरेंट क्लॉक के हिसाब से चलता है कि किस टाइम में हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, किस टाइम में इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू रेस्ट। तो वो आयुर्वेदिक क्लॉक के बारे में एक आर्टिकल था। इट वाज सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, एंड अगेन शंभू कॉमिक्स भी हम लोग एक कंटिन्यूएशन में रेडी चला रहे हैं, जिसमें दिस टाइम द टॉपिक वाज ऑनरिंग आवर कमिटमेंट्स टू मेक द स्टूडेंट्स रियलाइज कि कितना ज़रूरी होता है अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करना। We got wonderful response from the kids। जो हमने क्विज और पजल्स दी उन्होंने काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज हमको आए, यू कैन सी ऑन स्क्रीन। जैसे नित्या ने खुद वो सारे क्वेश्चंस नोटबुक में लिख के, नित्या और निधीश ने लिख के भेजे उसके आंसर्स लिख के। इट वाज रियली वंडरफुल टू सी किड्स पार्टिसिपेट इन द क्विज। उसके बाद क्रॉसवर्ड था, उसके बाद एक और वर्ड पजल था, उसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेशन लोग स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द न्यूज़लेटर्स। सो इसी तरह से हम एक के बाद एक एवरी फोर्टनाइटली ये एडिशंस ला रहे हैं। एंड द मेन यूएसपीज, हम लोग चाहते हैं कि दिस बिकम्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू रीड थिंग्स। तो इसलिए हम लोग अभी इसको 4 लैंग्वेजेस में भी पब्लिश कर रहे हैं। इट्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती एंड मराठी। चारों में हम लोग वी आर सेंडिंग टू स्टूडेंट्स, वी आर सेंडिंग टू स्कूल्स, वी आर सेंडिंग इट टू पेरेंट्स by email, and then we are also using social media platforms like WhatsApp to send them on PDF. And next edition में क्या आएगा? We all know who is coming to our homes in few days. Yes, it will be the Ganesh Chaturthi special article next time. जब गणेश जी हमारे घर पे भी आएंगे और हमारे DSPPL के न्यूज़लेटर में भी गणेश चतुर्थी स्पेशल हम एडिशन लेके आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, we can send you the newsletter with a click of a button। अगर आपको आपके मोबाइल पे ये न्यूज़लेटर की कॉपीज चाहिए है या you want to subscribe the newsletter for your school, प्लीज़ आपका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर हमें ईमेल या व्हाट्सएप करके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट, आप अगर अहमदाबाद में हैं तो अहमदाबाद के आपके कोऑर्डिनेटर के साथ, जो भी आप सिटी में हैं उनके कोऑर्डिनेटर के साथ बात कर, DSPPL कोऑर्डिनेटर के साथ बात करके हमारे टच में आ सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Ashish, for this wonderful initiative. So this is a request once again on behalf of DSPPL. Please read and share because we all care. Share, आप हमने जो न्यूज़लेटर में लिखा है वो आप कृपया पढ़ना और उसके बारे में आपको क्या लग रहा है वो हमें लिख के भेजना। और आपको अगर कुछ शेयर करना है हमारे साथ तो वो भी आप हमें भेजना, आशीष जी के साथ शेयर करना, तो हम सब लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। Thank you very much. Or with Guruji's permission, we will end the session for today. Thank you very much.